हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल चौहान और स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके लिए आज मैं हिस्ट्री की सीरीज़ का एक नया सेशन लेकर आया हूं जो कि जुड़ा है मुगलों के डिक्लाइन से। सो आज हम समझने की कोशिश करेंगे द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं यूपीएससी सीएससी के एस्पायरेंट्स को बताना चाहूँगा कि अगर वो यूपीएससी सीएससी के लिए एक योजनाबद्ध तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टडी आईक्यू उनके लिए लेकर आया है एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन पर, जिस पर वो डेली लाइव क्विज कर सकते हैं। 1300 से प्लस उनको वीडियोस अवेलेबल हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन से जुड़े सभी सब्जेक्ट के लिए उनको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा डेली के उनको अपडेट मिलेंगे करंट अफेयर्स के, मैगजीन्स के क्रक्स, और उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस उनको मिलेंगे सॉल्व करने को मेंस अंडर आंसर राइटिंग के साथ। सो अगर कोई बच्चा प्रिपेयर करना चाहता है यूपीएससी के लिए तो चेकआउट कर सकता है स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को। हैविंग सेड दैट, शुरू करते हैं आज के सेशन को जो कि कंसर्न्ड है डिक्लाइन ऑफ मुगल के साथ। सो मुगल्स के डिक्लाइन को समझना है आज हमें। तो मुगल क्या थे? मुगल एक भारत में बड़ी शक्ति थी, एक बड़ा एम्पायर था भारतीय उपमहाद्वीप में, जिसका विस्तार उसका गोल्डन पीरियड था, उसके टेरिटोरियल एक्सपेंशन के एस्पेक्ट में जो मुगल एम्पायर का गोल्डन पीरियड है, या अगर इस तरह बोला जाए जो क्लाइमैक्स है मुगल एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सपेंशन में, उस समय में मुगल एम्पायर कश्मीर से लेकर दक्षिणी छोर तक तो नहीं लेकिन लगभग भारतीय दक्षिणी छोर तक फैला था। और एक साइड म्यांमार या बर्मा से लेकर दूसरी साइड काबुल कंधार तक उसकी जो फैलाव है, ईस्ट टू वेस्ट दोनों साइड जो है वो फैला हुआ था पूरा एम्पायर। सो आप ये कह सकते हैं कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर मुगलों ने अपना शासन जो है वो कायम करने में कामयाबी पाई। लेकिन जो चीज़ ऊपर जाती है उसको नीचे आना पड़ता है, ये विधान है, ये नेचर का रूल है। सो दैट मीन्स मुगल एम्पायर भी डिसइंटीग्रेट हुआ, और ये नेचर का रूल है किसके लिए? भारतीय उपमहाद्वीप के लिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारत में फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल। दैट मीन्स कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी बन ही जाती है कि भारत में फ्यूडलिज्म वापस आ जाता है। अब ये फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आने वाले कुछ टॉपिक में मैं आपको फ्यूडलिज्म एज एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो पढ़ाने वाला हूँ, उसमें मैं ये सारी चीज़ें कनेक्ट करूँगा। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले लेक्चर्स को ज़रूर देखें ताकि आप एक कनेक्शन क्रिएट कर सकें। ये टॉपिक्स आपको लग सकते हैं कि रैंडम हो, लेकिन इनमें आपको डॉट्स कनेक्ट करनी पड़ेंगी। मैं यही चाहता हूँ कि आप इनमें डॉट्स को कनेक्ट करें, बहुत ज़रूरी है। एक बहुत योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है स्टडी आईक्यू के चैनल पर जाइएगा, मेरी प्लेलिस्ट खोलिए और वहां पर प्रीवियस सेशंस को ज़रूर देखिए। खैर, आज जो हमें देखना है डिक्लाइन ऑफ मुगल। तो डिक्लाइन का मतलब क्या हुआ, यहां पर हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि डिक्लाइन कहने का मतलब क्या हुआ, पतन कहने का मतलब क्या हुआ। सो दैट मीन्स जो पॉलिटिकल यूनिटी या जो पॉलिटिकल एकीकरण किया था पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का, वो मुगलों के हाथ से छूट गया। दैट मीन्स जितनी भी टेरिटरीज मुगलों ने सीज करी थी वो इवेंचुअली धीरे धीरे करके मुगलों से छूट गई, और मुगल्स जो है वो केवल अपनी कैपिटल तक बंधे रह गए। दैट मीन्स दिल्ली और दिल्ली के आसपास का क्षेत्र अंत में केवल मुगलों के पास रह गया, और वो भी फिर आखिरी में जाकर अंग्रेजों द्वारा उनसे छीन लिया गया। इसी को कहा जाता है डिक्लाइन ऑफ मुगल। दैट मीन्स आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे क्या कारण रहे जिनकी वजह से एक ये पूरा एम्पायर धीरे धीरे इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। दैट मीन्स हमें समझने हैं वो कारण जो भारत में एक बड़े एम्पायर के छोटे टुकड़े कर देता है। सो क्या ये सिर्फ केवल मुगलों पर लागू है या उसके अलावा और अन्य भारतीय एम्पायर्स के साथ भी इसी तरह की कहानी भारत में गढ़ी गई है? सो जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में, अगर आपने देखा होगा मेरा सेशन, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत जो बताया था, उसके अंत में, उसके कंक्लूजन में मैंने समझाया था कि किस तरह भारत में एक साइकिल चलती आ रही है कि एक एम्पायर आता है बड़ा, वो सेंट्रलाइज करता है अपने आप को। दैट मीन्स जितनी भी छोटी शक्तियां उनको जोड़ता है, और फिर उसमें डिसेंट्रलाइजेशन होता है और बाहर से कोई और ताकत आकर उसको ओवर पावर कर लेती है। राइट, यही हमें अशोक के समय से यही पैटर्न सेम बनता हुआ दिख रहा है।
मौर्यंस ने इंटीग्रेशन किया, मौर्यंस के जाने के बाद या अशोक के जाने के बाद डिसइंटीग्रेशन हुआ। ये जो चेंज का प्रोसेस है, अगर ये चेंज का प्रोसेस आप समझ गए तो पूरा इतिहास समझ जाएंगे आप। चेंज का प्रोसेस आपको समझना है, ये कि बदलाव कैसे हो रहा है, बदलाव क्यों हो रहा है और बदलाव किन परिस्थितियों में हो रहा है। राइट, दैट मीन्स पॉलिटिकल बदलाव क्या है, कल्चरल बदलाव क्या है, सोशल इकोनॉमिकल बदलाव क्या है, और क्या आप कोई एक पैटर्न इसमें ढूंढ सकते हैं या नहीं। और अगर आप इस तरीके का माइक्रो एनालिसिस करेंगे इन डिसिप्लिनरी इतिहास के अंदर जुड़े ये जो डिसिप्लिन हैं, यानी कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री जिसे हम कहें, या एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, द सोशल एंड द कल्चरल एंड द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ हिस्ट्री, अगर आप इन सारे डिसिप्लिन को इतिहास के एक दूसरे के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इतिहास को पढ़ने की, तो आप एक पैटर्न कायम कर सकेंगे, जिसके तहत आप देखेंगे कि जो एंशियंट है, अर्ली मेडिवल है और मेडिवल भारत है, इसमें आपको एक पैटर्न दिख जाएगा। उसी पैटर्न के तहत सारी घटनाएं घटी हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा ना, एक चक्र है, पहले सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा, फिर सेंट्रलाइजेशन होगा, फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा। ये शक्ति का केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण, यही एक जो है वो आप कोर मान सकते हो। इसी के अराउंड बाकी सारे डिसिप्लिन जो हैं वो घूमते रहेंगे। यानी सोसाइटी क्या अपना टर्न लेती है, यानी कि इंटीग्रेशन के साथ सोसाइटी में क्या क्या चेंज आए, कल्चर में क्या क्या चेंज आए, इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आए, और फिर डिसइंटीग्रेशन के साथ उसी सेम एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के साथ कल्चर, इकोनॉमी, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव, रेवेन्यू, इन सब में क्या क्या चेंजेस आया। सो इसको कहेंगे हम इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच इतिहास को समझने की, और एंशियंट और मेडिवल को समझने की हम इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो इन लेक्चर्स के माध्यम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पिछले सेशंस के साथ जुड़े रहें, तभी आपको एक क्लियर कट जो है वो एक क्लैरिटी बनेगी। ये आपको लग सकता है कि बहुत रैंडम जा रहे हैं टॉपिक्स, बट दीज आर नॉट रैंडम्स। बहुत सही तरीके से कहानी जो है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगी अगर आप फॉलो करते रहेंगे जस्ट। खैर, आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि मैंने कहा कि मुगल्स भारत में क्या हुआ, मुगल्स ने क्या किया, इंटीग्रेशन किया। अकबर ने क्या किया, उससे पहले बाबर का काम क्या था कि जो डिसइंटीग्रेशन फैल गई थी, लोदियों के समय जो डिसइंटीग्रेशन फैल गई थी, या उससे पहले तिमोर के आने की वजह से जो डिसइंटीग्रेशन फैल गई थी, जो पूरा का पूरा मोहम्मद बिन तुगलक का एम्पायर था, वो जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था, उस पूरे एम्पायर को इंटीग्रेट करने का काम मुगल्स ने किया। दैट मीन्स एक सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश करी दिल्ली में। और मैंने आपको समझाया था कि किस तरह गुजरात, बंगाल और दक्षिण भारत और उसके साथ लाहौर, ये दिल्ली में बैठ के या दिल्ली द्वाब के क्षेत्र से इन 4 एरियाज को अपने कंट्रोल में रखना पड़ता है किसी शासक को। अगर ये 4 एरिया उस शासक के कंट्रोल में है तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप उसके कंट्रोल में रहता है। अगर एक भी हाथ से छूट गया तो समस्याएं जो हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं, उसको कवर करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। राइट, सो दैट मीन्स जितने भी बड़े एम्पायर रहे हैं उन्होंने इन चारों भुजाओं को सील करने की कोशिश करी है। अब हम यही देखेंगे आज कि इनमें से किस तरह एक एक करके एक साइड जो है वो दक्षिण कैसे हाथ से छूटेगा, फिर पूरब कैसे हाथ से छूटेगा, पश्चिम कैसे हाथ से छूटेगा, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कैसे हाथ से छूटेगा, और अकेला दिल्ली रह जाएगा सेंटर में। राइट, सो दैट मीन्स हमें डिसइंटीग्रेशन देखना है आज। हमें इंटीग्रेशन मैं आपको अलग लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे पॉलिटिकल अधिकरण किया मुगलों ने भारत का, लेकिन आज मैं मुगलों के हाथ से निकलते हुए भारत की पूरी छवि आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। सो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें सबसे पहला आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली स्लाइड है यहाँ पे, इसमें है औरंगजेब के बारे में। हमें औरंगजेब को बहुत सारे इतिहासकारों ने ये बात मानी है कि मुगलों के पतन का जो स्टार्ट है, या जो मुख्य कारण, तो खैर मुख्य नहीं हो सकते कारण, लेकिन जो स्टार्ट है मुगलों के पतन का वो औरंगजेब के समय से ही हो गया। औरंगजेब ने लगभग 50 साल शासन किया और औरंगजेब के समय से ही मुगलों का पतन शुरू हो गया था। यही हमें आज समझने की कोशिश करनी है कि कैसे। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब की धर्म को या धार्मिक नीतियां ऐसी क्या थी। तो यहाँ पर आपको समझना है, बहुत सारे इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया है कि औरंगजेब एक ऑर्थोडॉक्स था, यानी कट्टर था, बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी था और इस्लाम धर्म को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। औरंगजेब कट्टर था, औरंगजेब रूढ़िवादी था, लेकिन
औरंगजेब एक शासक भी था। यहाँ पर एक मैं आपको बता रहा हूँ ना, हमें इतिहास को समझने की एक, अब हमें इतिहास को पढ़ने की और इतिहास को प्रिसीव करने की एक समझ डेवलप करनी है। हमें केवल प्रोपेगेंडा में नहीं बहना है, हमें केवल एक डायरेक्शन का इतिहास नहीं समझना है। अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटर बनना है तो आपको न्यूट्रल रहना सीखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि मुझे फैसले अगर लेने हैं तो मुझे सभी पक्षों को समझकर उनका संकलन करके एक फैसला जो है वो प्रिपेयर करना है। इसीलिए मेंस आंसर राइटिंग में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन, अगर आपसे कोई पूछे कि यूपीएससी क्या है, यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या चाहिए, तो आप ये 3 शब्दों में जवाब दे सकते हैं कि हमें इंट्रोडक्शन देखना है, हमें बॉडी देखनी है और हमें कंक्लूजन देना है। तो कंक्लूजन देने के लिए आपको बॉडी में सारे के सारे जितने भी तर्क हैं या जितने भी परसेप्शंस हैं उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेकर वो प्रेजेंट करने होते हैं, और फाइनली आपको कंक्लूजन प्रेजेंट करना होता है विद अ सिल्वर लाइनिंग, अगर आप कर सकें तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि क्यों और कैसे और कब, ये 3 चीज़ें, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो उसके लिए सबसे पहले हम देख रहे हैं कि रिलीजियस पॉलिसीज, हाउ दे वर रिस्पॉन्सिबल। रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, वो कैसे रिस्पॉन्सिबल थी मुगलों के पतन के लिए। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि ये रिलीजियस पॉलिसीज कैसे हुई और औरंगजेब के दिमाग में ये कैसे आई रिलीजियस पॉलिसीज, ये सब, राइट। तो अगर आप औरंगजेब को शाहजहां के समय स्टडी करेंगे तो ही वॉज अपॉइंटेड, पहले उसको गुजरात का गवर्नर बनाया था, फिर उसको दक्कन का गवर्नर बनाया था। वैसे इनिशियली उसका पालन पोषण जो है वो दक्कन में हुआ है, राइट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था एक सेशन में कि जब मंगोल्स ने पूरे एशिया के जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको जब अपने कंट्रोल में लिया, उनको जब हराया, तो वहाँ से जितना भी ब्रेन पावर था, जितने भी सूफी मौलाना, वो सब जो हैं वो शरण के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में है, क्योंकि उस समय भारतीय उपमहाद्वीप की दिल्ली सल्तनत ही एकमात्र बड़ी इस्लामिक शक्ति थी जो कायम थी मंगोलों के खिलाफ। सो दैट मीन्स जितने भी उल्मा हैं या सूफी हैं, अब देखिए हर धर्म में ये 2 पक्ष आपको हमेशा दिख जाएंगे, एक जो आध्यात्म की बात करेंगे और एक जो धर्म की बात करेंगे। धर्म को पॉलिटिसाइज किया जा सकता है, धर्म को कैपिटलाइज किया जा सकता है, और धर्म को रूलिंग क्लास कई तरीके से इस्तेमाल करती है। लेकिन जो एक चीज़ है स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म, वो हर धर्म का एक ही बात बोलता है कि हमें अपनी बॉडी की जो ज्योमेट्री है इसको कॉस्मिक ज्योमेट्री के साथ अलाइन करना है, हमें अपने शरीर को इस ब्रह्मांड के साथ जोड़ना है। जो शक्ति है वो इस ब्रह्मांड में छुपी है। सो ये एक स्पिरिचुअल एक मैसेज है इस चीज़ के पीछे जो हर एक धर्म देना चाह रहा है, राइट। तो एक स्पिरिचुअल पार्टी होती है और एक दूसरी पार्टी जो है वो आपको दिखेगी जो मौलवी या जो प्रीस्ट हैं, किसी भी धर्म के हों, राइट। सो वही जो है वो भारत में आई भी, सूफियों का आगमन भी हुआ भारत में और मौलवियों का भी। लेकिन जो रूलिंग क्लास है दिल्ली की, उन्होंने सूफियों को पैटर्नाइज किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय हमें औलिया साहब की जो है वो दरगाह देखने को मिलती है आज भी दिल्ली में। उसके अलावा अजमेर शरीफ की दरगाह, यानी कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा सूफियों को, जो रूलिंग क्लास है उसने सूफियों को पैटर्नाइज किया, तो उलमाओं के लिए जगह नहीं बची और उन्हें दक्षिण भारत में मूव करना पड़ा। दैट मीन्स जो उलमा लोग हैं उन्होंने, जो कट्टरपंथी जो हैं, जो एकता नहीं चाहते, उनकी मेजॉरिटी जो है वो दक्कन के क्षेत्र में मूव करी। और यहाँ पर जब बहमनी एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ और बड़ा हुआ, शक्ति में आया, या उसके अलावा जब देवगीड़ के क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपनी कैपिटल उसको वहाँ शिफ्ट किया कुछ समय, तो वहाँ पर काफ़ी सारे मौलवी जो हैं वो मूव करके चले गए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण भारत है या जो दक्कन का क्षेत्र है, यहाँ पर सूफियों के मुकाबले जो मौलवी हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। दैट मीन्स यहाँ के जो मुसलमान हैं वो उत्तर भारत के मुसलमानों से रिलेटिवली कट्टर हैं। दैट मीन्स ये कि अगर औरंगजेब जो है वो पला बड़ा है दक्कन में, तो वो थोड़ा सा रिलेटिवली कट्टर है अपने भाई दारा शिको से। उसका भाई दारा शिको जो है वो दिल्ली आगरा के क्षेत्र में पला बड़ा है, सूफियों के जो है वो रहा है संपर्क में, और उसका दिमाग जो है वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल तरीके से थोड़ा सा एनलाइटेंड है एज कंपेयर टू औरंगजेब। इसका मतलब ये नहीं है कि औरंगजेब किसी भी
किसी भी संदर्भ में किसी भी तरीके से बेवकूफ़ या असमर्थ या एक इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति था, वो एबल कमांडर या एबल शासक नहीं था। औरंगज़ेब बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत एबल शासक था, लेकिन उसकी संगत उसको डुबा गई। आज हम देखेंगे कैसे। और अंत में उसने खुद भी बोला है अपने खतों के माध्यम से कि मेरी संगत ने, जिन लोगों की मैंने बात सुनी, उन्होंने मेरे हाथ से पूरा एम्पायर छुड़वा दिया। खैर, तो सबसे पहले हमें रिलीजियस पॉलिसीज़ देखनी है, और रिलीजियस पॉलिसीज़ उसकी कट्टर इसी वजह से है जो मैंने आपको बताया कि वो दक्कन में पला बड़ा है, और दक्कन के जो कट्टर लोग हैं उनके आसपास वो पला बड़ा, और उन्होंने जो उसको शिक्षा दी वो उसके दिमाग में काफ़ी गहरे समय तक टिकी रही। और जब वो शक्ति में आया, जब वो केंद्र में आया, और तब उसका एक सेल्फ रूलर वाला सेल्फ जब जागने लगा, शासक वाली एक उसके अंदर जो एक पर्सनैलिटी बनने लगी, उसकी वो पर्सनैलिटी और जो कट्टर मुस्लिम वाली जो पर्सनैलिटी है उसके बीच में जो क्लैशेस हुए, उन क्लैशेस की वजह से उसी के अंदर, उसी के भीतर, उसी औरंगज़ेब के भीतर ये कौतूहल है, और उसकी वजह से उसने जो कई ऐसे फैसले लिए हैं जिनकी वजह से उसका एम्पायर डिक्लाइनिंग की तरफ बढ़ा। आज हम उन्हीं को ही सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। औरंगज़ेब ने, सबसे पहली लाइन देखिए आप, औरंगज़ेब ने क्या किया? एलियनेटेड द सिंपैथी एंड सपोर्ट ऑफ हिंदूज, ही इम्पोज्ड जजिया। 1769 में उसने जजिया लगा दिया सबसे पहले तो ऑन हिंदूज इन द कंट्री, एंड इवन द राजपूत एंड ब्राह्मण्स वर नॉट स्पेयर्ड। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले समझना है कि शरीयत के कानून के हिसाब से जजिया क्या है। जजिया हटा दिया गया था अकबर द्वारा, और जजिया को रीइम्पोज किया किसने? औरंगज़ेब ने 1769 में। जजिया क्या है? मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि नॉन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है एक इस्लामिक स्टेट की, उनको मिलिट्री हेल्प अगर इस्लामिक आर्मी दे रही है तो इस्लामिक आर्मी को उन्हें जजिया देना पड़ता है, और वो जजिया का उपयोग जो है वो उलमाओं के लिए किया जाता है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से जो फैसले लिए गए हैं औरंगज़ेब द्वारा, इतिहासकारों ने किस तरह वो उसकी बेवकूफ़ी के रूप में भी प्रिंट किया है, प्लस उसकी कट्टरता के रूप में भी प्रिंट किया है। जजिया उसने क्यों लगाया? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। वो बोलता रहा कि मैं इकोनॉमिक कारणों की वजह से नहीं लगा रहा हूँ, वो बोलता रहा कि मैं अपने पास नहीं रखूंगा, ये सारा का सारा पैसा मैं उलमाओं को दे दूंगा, अपने ये स्टेट के पास नहीं आएगा जजिया से इकट्ठा हुआ पैसा, जबकि एक कंसिडरेबल अमाउंट इकट्ठा हुई थी जजिया से। लेकिन उसने बोला कि मैं ये स्टेट के पास नहीं रख रहा हूँ, प्लस जितने भी महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, जो भिखारी हैं, उनसे वो जजिया जो है वो वसूल नहीं करते थे। लेकिन जजिया वसूल किया गया और उलमाओं को दिया गया, और जितनी भी रिलीजियस जो ब्रांच होती है कोर्ट की, मुगल कोर्ट की, उनके रहन सहन और उनके खर्चे पानी के लिए वो जजिया इस्तेमाल किया जाने लगा। तो हमें यहाँ पर यह समझ आता है कि मुगल कोर्ट के पास पैसे नहीं थे अपनी रिलीजियस ब्रांच यानी उलमाओं को पैसे, उलमाओं को सैलरीज और उनको भत्ते और उनको एमिनिटीज़ या एमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। इसीलिए इस तरह का स्टेप जो है वो औरंगज़ेब को उठाना पड़ा। कुछ इतिहासकारों ने इस तरह भी डॉक्यूमेंट किया है कि औरंगज़ेब बेवकूफ़ नहीं था, वो सब समझता था, लेकिन उसके अंदर कट्टरता भी थी थोड़ी, इसलिए ही वॉज़ वेरी कंफर्टेबल ऑन इम्पोजिंग जजिया। उसने जजिया इम्पोज किया, ऐसा वो सोच के नहीं आया था कि मैं शक्ति में आते जजिया इम्पोज कर दूंगा, राइट, बट ही वॉज कंफर्टेबल इन इम्पोजिंग जजिया बिकॉज ही वॉज कट्टर। लेकिन जजिया इम्पोज करना उसकी मजबूरी भी थी क्योंकि पैसे नहीं थे उसके पास। पैसे क्यों नहीं थे, आज मैं एक इकोनॉमिकल कारण और जागीरदारी क्राइसिस के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि मुगल एम्पायर के पास पैसे क्यों नहीं है। देखिए, आज यहाँ पर आपको एक चीज़ और समझनी है कि अगर कोई एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो दैट मीन्स उसकी इकॉनमी चरमरा गई। और इकॉनमी चरमराने का केवल एक कारण ये नहीं होता कि उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं बची, उसके और भी कारण हो सकते हैं। हमारे यहाँ भारत में कहावत है, आपने सुनी होगी कि पैर उतने ही पसारिए जितनी चादर हो, तो उतना ही एक्सपेंड कीजिए जितना आपके ट्रेजरी में पैसा हो। औरंगज़ेब ने ओवर एक्सपेंशन किया, लड़ाई में ज़्यादा पैसा लगाया, उस लड़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है, 50,000 60,000 आदमियों को अगर आपको अपने लिए लड़ने को तैयार करना है, मरने को तैयार करना है, तो उनके लिए खातिरदारी आपको करनी पड़ती है, राइट। उनके लीडर्स को आपको बड़ा पैसा देना पड़ता है। अगर आप किसी लीडर से 5-7 हज़ार जो है वो आर्मी बुलवा रहे हैं एक्स्ट्रा अपने मनसबदारों के अलावा, वैसे तो वो मनसबदार बना के रखते थे, मैं आपको मुगल्स के एडमिनिस्ट्रेशन में मनसबदारी सिस्टम अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे काम करती है। खैर, यहाँ पर देखते हैं
तो 1769 में जजिया लगाया, लेकिन उसने पार्शियली जजिया अंत में अपने मतलब मरने से पहले जो है वो थोड़ा सा हटा दिया था। उसके बाद उसने नए टेम्पल बिल्डिंग पर बैन लगाया और उसने कहा कि अगर कोई टेम्पल रिसेंटली बना हुआ है, यानी कि अकबर के समय के आसपास अगर कोई टेम्पल बना है तो उसे गिरा दो। तो यहाँ पर उसके एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, विश्वनाथ मंदिर काशी में और केशव राय का मंदिर मथुरा में, इन मंदिरों को गिरा दिया गया। उसके अलावा उड़ीसा के कुछ मंदिर गिरा दिए गए, बंगाल के कुछ मंदिर गिराए गए, प्लस राजपूतों के साथ 1679 से 1681 तक यही कॉन्फ्लिक्ट चला। अमेर और मेवाड़ के राजपूतों के साथ कॉन्फ्लिक्ट चला मंदिरों को गिराने को लेकर ही, और राजपूतों का यहाँ पर सपोर्ट जो है वो छूट गया औरंगजेब से। सो औरंगजेब की पॉलिसी, वैसे तो औरंगजेब को राजपूतों को अपने साथ जोड़कर रखना चाहिए था। अकबर ने क्यों राजपूतों को अपने साथ जोड़कर रखा? बहुत सिंपल सा फंडा था। क्यों? क्योंकि अकबर जानता था कि ये लड़ाकू लोग हैं, ये लड़ लेंगे, इनके लिए स्पोर्ट है लड़ना। इनफैक्ट ये मरने में प्राइड मतलब मानते हैं, ये ऐसा मानते हैं कि अगर हम मर गए तो ये तो हमारे लिए इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता कुछ। तो ऐसे व्यक्ति के साथ आप रीजन नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को आप बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति को आपको देना पड़ता है जो उसे चाहिए, जो मरने के लिए तैयार है, जो ये सीधा बोल दे कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, तुम आ जाओ बैटल फील्ड में, कैसे भी ऑड्स हो तुम मारो हमें, प्रताड़ित करो, हमें कोई समस्या नहीं है। ऐसे व्यक्ति को जीतने के लिए आपको हारना पड़ता है, आपको उनकी शर्तें माननी पड़ती है, जो कि अकबर ने किया भी। सम्मान प्रोवाइड किया उन्होंने। अकबर ने राजपूतों को क्या चाहिए था? राजपूतों को सम्मान दे दो, दूसरी चीज़ राजपूतों को लड़ने को दे दो। तो अकबर ने राजपूतों को इंपॉर्टेंट पोस्ट पे बिठाया लड़ने के लिए, उनको वॉर प्रोवाइड करी, उनको फ्रंट्स पे बिठाया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में राजपूतों को कि तुम लड़ो भी, बड़े बड़े उनको टाइटल्स दिए, पैसा दिया, उनको सम्मान दिया। राजपूत खुश, राजपूतों के घरानों में शादियां करी, तो मैट्रिमोनियल अलायंस भी क्रिएट किया। लेकिन औरंगजेब इस पर्टिकुलर नोशन को फॉलो नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि औरंगजेब, जैसे कि मैंने बोला ना कि औरंगजेब दक्षिण भारत में पला बड़ा था, तो दक्षिण भारत की पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो उत्तर भारत से अलग थी। तो मैंने आपको बोला ही है कि जो ये मध्य में, बीच में मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में जो ये विंध्या रेंज है, ये जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो अलग हिस्से में बांटती है, इससे पॉलिटिकल कंडीशन भी चेंज हो जाती है बिल्कुल। दक्षिण भारत के लोगों को उस तरह की मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है, दक्षिण भारत में पठारीय क्षेत्र है। मैदानी क्षेत्र में बड़ी बड़ी सेनाएं मूव कर सकती हैं, बड़ी बड़ी आर्टिलरीज मूव कर सकती हैं, आप हज़ारों के हिसाब से, आप लाखों के हिसाब से सेना को मूव कर सकते हो, आप तेज़ घोड़े, ज़्यादा हाथियों का इस्तेमाल कर सकते हो, यानी कि बड़े बैटलफील्ड का आप इस्तेमाल कर सकते हो अच्छे से। लेकिन जो दक्कन का पठारीय क्षेत्र है, वहाँ पर भीड़ी संकरी खाइयाँ हैं, वहाँ पर गुरीला वॉरफेयर ही कामयाब होता है। दैट मीन्स वहाँ पर संख्या जो है वो काम में नहीं रहती। उत्तर भारत में जीतने के लिए आपको सेना में संख्या भी चाहिए और टैक्टिक्स तो चाहिए ही। दक्कन के क्षेत्र में आपको संख्या अगर आपके पास ना हो, अगर आपके पास टैक्टिक्स हो, तो आप जीत जाएंगे। तो जो मुगलीय सेना है वो दक्षिण भारत में इसीलिए भी कामयाब नहीं हो सकी। आगे मैं समझाऊंगा मराठों के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट रहा। खैर, यहाँ पर राजपूतों से औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट हो गया 1679 से 1681 तक। औरंगजेब राजपूतों का भरोसा खो बैठा, और फिर उसके बाद जब उसने दक्कन में एंगेज किया मराठों को, तो राजपूतों ने ना कर दिया मदद करने के लिए। अब दक्कन में मराठों से पंगा लेने की क्या ज़रूरत थी उसे, जब उसके पास पैसे, यही ईगो उसको मार गई। जिस तरह मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिर को कंट्रोल किया था और वहाँ से बैठ के वो चाहता था कि पूरे दक्षिण भारत को कंट्रोल करूं, उसी तरह आलमगीर ये चाहता था कि मैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने सब्जुगेशन में लाऊं। सभी राजाओं को, सभी एम्परर को ये एक उनको ईगो कॉम्प्लेक्स होता है कि इतिहास में उनको एक बहुत महान राजा के रूप में याद रखा जाए, और भारत में क्या कॉम्प्लेक्स है कि एक चक्रवर्ती राजा के रूप में याद रखा जाए। चक्रवर्ती राजा वो है जो भारतीय उपमहाद्वीप को टॉप से बॉटम, राइट टू लेफ्ट पूरा का पूरा जीत ले। अब औरंगजेब ने कहीं ना कहीं किताबी तौर पे, क्योंकि उसने जो अपनी कोर्ट में मैप्स बनवाए उसमें उसने दिखाया कि मैंने पूरा का पूरा जीत लिया, और जो काफ़ी मैप्स जो हैं वो पॉपुलर भी हैं वैसे, लेकिन वो एक पूरी तरीके से पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप नहीं कर पाया बेहतरीन तरीके का। क्यों नहीं कर पाया? दक्कन में उसने मराठों से पंगा ले लिया। मराठे फिर से क्या है? वॉरियर क्लैन है। अब आप वॉरियर क्लैन से लड़ने जा रहे हो, और अगर आप सैनिक नहीं लेकर जाओगे जो लड़ने लायक हैं,
तो आपको वो एंगेज करके रखेंगे। प्लस जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि जो मुगलों की सेना है वो बड़ी संख्या में मूव करना और खुले मैदानों में लड़ने के आदी है, और जो मराठों की सेना है वो छोटे छोटे बैंड्स में और तेजी से लड़ने के आदी है। मुगलों की सेना अपनी आर्टिलरी के जोर पे, अपने हैवी आर्म्ड कैवलरी के जोर पे जीतती है, और मराठों की सेना अपनी लाइट कैवलरी, उनके फुर्तीले घुड़सवार और उनकी गुरिल्ला वॉरफेयर के जोर पे जीते हैं, जो कि उनकी जो जोग्राफिकल कंडीशंस थी उसके हिसाब से उन्होंने अपने लिए आर्ट ऑफ वॉर जो है वो डेवलप करा था, जो कि नॉर्थ इंडियन राजा उनसे नहीं जीत पाते। यही समस्या हमें थ्रू आउट हिस्ट्री देखने को मिलेगी कि किस तरह नॉर्थ इंडिया के राजा मध्य भारत के राजा से नहीं जीत पाएंगे, इसलिए वो दक्षिण भारत को कॉन्कर नहीं कर पाते हैं पूरी तरह। और जिन जिन शासकों ने दक्षिण भारत तक अपने हाथ फैलाए हैं उनको इतिहास गवाह है, उनको मध्य भारत या जो दक्कन का क्षेत्र है इनके शासकों से हाथ मिलाना पड़ा है, इनको हराकर वो नहीं पहुंच पाए दक्षिण भारत में। जिन्होंने हराने की कोशिश करी उनके सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो गए, सारे के सारे रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो गए, जो कि आज हमें औरंगजेब के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अन्य रिलीजियस पॉलिसीज में देखते हैं। अगला जो बड़ा कदम औरंगजेब ने उठाया वो था गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करना। एक बहुत बड़ी गलती थी। अब सिखों के साथ क्यों पंगा लिया? जब उन्हें दिख रहा है कि अब औरंगजेब अंधा था, औरंगजेब को यह नहीं दिख रहा था कि मेरी शक्ति धीरे धीरे घट रही है, मेरे पास पैसा नहीं है औरंगजेब, लेकिन फिर भी इस जिद पे था कि मुझे मुगलों का नाम जो है वो जिंदा रखना है, मुझे एक लेगेसी छोड़ के जानी है, मुझे अकबर जैसी लेगेसी छोड़ के जानी है। जिस तरह अकबर को सब याद रखते हैं कि उसने एक बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, मुझे एक बहुत यूनिफाइड और मुझे एक बड़ा एम्पायर छोड़कर जाना है। इस चक्कर में वो ये भूल गया कि जो जागीरदारी क्राइसिस है वो उसके खजाने को धीरे धीरे खाली कर चुका है। इसका हमें एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है कि औरंगजेब ने अपनी कोर्ट में, अब इतिहासकारों ने इस तरह डॉक्यूमेंट किया है, कुछ इतिहासकारों ने, कि औरंगजेब जो है वो बहुत ज़्यादा कट्टर था, म्यूज़िक भी पसंद नहीं करता था, शो ऑफ पसंद नहीं करता था, जिंदा पीर था, जिंदा पीर कहा गया। लेकिन उसका दूसरा परसेप्शन ये है कि उसके पास पैसे ही नहीं थे, उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो कोर्ट पोइट्स को पैटर्नाइज करके रख सके, उनको पाल सके। तो उसने सारे म्यूजिशियंस को भगा दिया, खाली जो रॉयल बैंड है वो रखा। रॉयल बैंड रखना ज़रूरी होता है क्योंकि सेना के लिए ज़रूरी होता है बैंड। लेकिन जो अन्य जितने भी पहले, जिस तरह अकबर के समय में बहुत सारे अलग अलग तरीके के, मतलब गाने के लिए अलग, लिखने के लिए अलग, इतिहास डॉक्यूमेंट करने के लिए अलग, मतलब और आर्टिस्ट, कलाकार हर तरीके के, यानी कि जो लकड़ी का काम करते हैं अलग और जो मेटल पे काम करते हैं अलग, यानी कि एक पूरा बड़ा सा स्फीयर होता था आर्टिस्ट का मुगल के कोर्ट में। उन सबको उसने भगा दिया कि मेरे पास पैसे, ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन सबको डरा धमका के भगाया कि मुझे पसंद नहीं है, तुम सारे यहाँ से भागो। अब वो दुनिया में ये थोड़ी बोल सकता है कि मेरे मुगल बादशाह के पास जो है वो पैसे की कमी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी नोबिलिटी को बना के रखना है। नोबिलिटी उसके हाथ से धीरे धीरे छूटती जा रही है। खासकर उसके लेटर पीरियड में ऐसा हुआ, जो उसके शासन का जो सेकंड हाफ है, पहले 25 साल और बाद के 25 साल, जो बाद के 25 साल उसने दक्षिण भारत में जो बिताए, वहाँ पर उसको पैसे की बहुत कमी हुई। शुरू के 25 सालों में जो वो अपनी कैपिटल में रहा, वहाँ पर उसने बहुत आराम से पैसा जो है वो नहीं दिया लोगों को और कंजूसी में बिताए। इनफैक्ट इतनी कंजूसी में कि जो उसके इतिहासकार और जो क्लर्क हैं, वो जो सिहाई की दवात यानी कि जो इंक पॉट इस्तेमाल करते थे वो चांदी की होती थी, चांदी की हटाकर उसने वो मिट्टी के इस्तेमाल करवाने शुरू कर दिए उनसे। और उसके अलावा सिंहासन जो होता था उसको उसने रिजर्व में रखा, जहाँ पर दीवाने आम और दीवाने खास में बैठता था वहाँ पर जितने भी हीरे जवाहरात लगे थे वो सब उतरवा लिए। सोने की जो रेलिंग्स लगी होती थी दीवाने आम में वो सब उतरवा ली उसने। दैट मीन्स पैसा उसके पास नहीं था, धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो इतिहासकारों ने बोला है कि म्यूज़िक वो वीणा खुद बजाता था औरंगजेब, ये बहुत अच्छा वीणा वादक था, लेकिन उसने म्यूज़िक को बंद करवा दिया। लेकिन पूरी तरह ऐसा बंद नहीं हुआ। इन सारे बातों को उसके कोर्ट ने पूरी तरह, ऐसा नहीं है कि सबने मान लिया। जो उसका हरम था या उसकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो सब ये सारी लेविश लाइफस्टाइल जो है वो फॉलो करते रहे। लेकिन औरंगजेब ने कुछ मेजर्स लिए। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को पता था कि अपनी फैमिली को तो उन्हें खुश रखना ही है। दैट मीन्स वो उन पे खर्चा कर लेगा, लेकिन जो कोर्ट है, जो अननेसेसरी खर्चे हैं, एटलीस्ट मैं उन्हें ख़त्म करूँ। इसीलिए उसने, कुछ इतिहासकारों ने डॉक्यूमेंट किया कि इसीलिए उसने जजिया लगाया,
जजिया तो उसे लगाना ही था, लेकिन जजिए का पैसा उसने उलमाओं को दिया, अपने पास नहीं लाया। क्यों? क्योंकि उलमाओं को देने के लिए पैसे नहीं थे उसके पास। जितना भी उसके पास पैसा था वो वॉरफेयर में एंगेज करने जा रहा था, जितना भी उसके पास पैसा था वो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे लगा रहा था, जितना भी उसके पास पैसा था वो लोकल रिबेलियन को दबाने में उसने लगाया। खैर, यहां पर गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट करना उसके लिए बहुत बड़ी गलती थी, जिससे हुआ क्या कि जो सिख हैं वो और बड़ी मिलिट्री बनकर उभर गए, और गुरु गोविंद सिंह के अंडर सिखों ने एक मिलिट्री बैनर पहना। और फिर गुरु गोविंद सिंह के बाद बंदा बहादुर, और बंदा बहादुर के बाद जो दल खालसा जो बने, और वो धीरे धीरे मिसलों में डेवलप हुए, और हमें देखने को मिलेगा कि किस तरह धीरे धीरे एक पूरा का पूरा सिख एम्पायर रणजीत सिंह के अंदर डेवलप हुआ, और एक पंजाब एक अलग एम्पायर कार्व आउट कर लिया गया मुगलों द्वारा, सिखों द्वारा, मुगलों के खिलाफ, मुगलों के रहते रहते, राइट, मुगलों के रहते रहते हो गया ये सब कुछ। तो ये सब औरंगज़ेब जो है वो नहीं सही कदम उठा पाए इन सारी एस्पेक्ट्स को लेकर। उसके बाद उसने रिलीजियस परसिक्यूशन जो है वो शिवाजी के साथ भी यही, यानी मराठों के साथ भी उसने यही क्या बोलते हैं, इंटॉलरेंस दिखाई, जो कि उसको बाद में लॉन्ग रन में बहुत समस्या हुई इस चीज़ से। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये तो है उसकी रिलीजियस पॉलिसीज। डेक्कन पॉलिसी की बात करते हैं। अब दूसरी औरंगजेब की दक्कन पॉलिसी के बारे में बहुत जिक्र होता है उसके डिक्लाइन को लेकर, कि दक्षिण भारत में उलझने की क्या जरूरत थी, ऐसी क्या ईगो सेटिस्फाई करनी थी उसे कि दक्षिण भारत को पूरा जीतना था, और अगर जीतना था तो दिमाग लगा लेना था। बफर स्टेट की जो स्ट्रेटजी है, जो ऐसा नहीं है कि मुगल्स को पता नहीं थी, बफर स्टेट बनाने की स्ट्रेटजी मुगल्स को बहुत अच्छे से पता थी। बफर स्टेट बनाने की स्ट्रेटजी उसने यूज ही नहीं करी। गोलकोंडा और बीजापुर को डायरेक्ट जीत लिया, और अपने मुगल बॉर्डर्स जो हैं वो उसने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में ले आया मराठों के साथ। और मराठों का नेचर है वो एक्सपेंड करते हैं, वो लूटते हैं, और वो टेरिटोरियल एक्सपेंड करते हैं, और फिर उस पर सरदेशमुखी और चौथ मांगते हैं। दोनों तरफ से लूटते हैं। वो पहले लूट के भी जाते हैं, और फिर उनके दूसरे का एरिया हर भी लेते हैं, अपनी टेरिटोरी एक्सपेंड भी कर देते हैं, और फिर उस एक्सपेंडेड टेरिटोरी पे सरदेशमुखी और चौथ भी जो है वो डिमांड करते हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या रही औरंगजेब के लिए, मराठों को सबडू करना, जो कि वो अपने पूरे टेन्योर में नहीं कर पाया। सो पहले देखिएगा, ही फाउंड दैट द स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा वर अ सोर्स of help to the Marathas who were employed in those states in large numbers. सो बीजापुर और गोलकोंडा दोनों जो है वो मुस्लिम थे, लेकिन दोनों शिया मुस्लिम्स थे। अब यहाँ पर मुस्लिम्स के अंदर भी दो शिज़म हैं, ये दो सेक्ट्स हैं, शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। तो शिया और सुन्नी के बारे में मैं आपको कभी किसी और सेशन में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल इतना समझना है कि दोनों की आपस में बनती नहीं है। सो जो गोलकोंडा बीजापुर के शासक हैं वो शिया मुस्लिम हैं, और जो मुगल्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं। सो एक नेचुरल दुश्मनी जो है वो शिया और सुन्नियों के बीच में ऑलरेडी है। तो दैट मीन्स औरंगजेब तो बहाने ढूंढ रहा है कि कैसे मैं इनको अपने कंट्रोल में लूं। अब बहाना उसको ये मिल गया कि ये मराठों की मदद कर रहे हैं एक्सपेंड होने में। क्यों? क्योंकि मराठे धीरे धीरे जो है वो कोस्टल लाइन को पकड़ते जा रहे हैं। गोलकोंडा, बीजापुर और अन्य अहमदनगर, यानी कि ये जो विजयनगर और उसके बाद बहमनी किंगडम की जो रेजिडुअल्स हैं, उसके बाद के जो छोटे छोटे एम्पायर हैं, इन सब को कोस्टल लाइन में ट्रेड करना है। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत से ट्रेड जो है वो कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट एशिया में, और उसके साउथ ईस्ट एशिया में, प्लस उसके अलावा जो रेड सी के माध्यम से जितना भी यूरोप के साथ ट्रेड हो रहा है, राइट, या ईरान के, फारस के साथ, सऊदी के साथ, अफ्रीका के साथ ट्रेड हो रहा है। दैट मीन्स समुद्री मार्ग का जितना भी ट्रेड है उसमें करना, वो ट्रेड में अपना हाथ चाहते हैं गोलकोंडा और बीजापुर। अगर कुछ राज्यों के पास ऐसा नहीं है कि कोस्टल लाइन नहीं थी, कुछ के पास कोस्टल लाइन थी, जिनके पास नहीं है, या जहां पर मराठों ने कोस्टल लाइन को एक्वायर कर लिया, तो मराठों ने मोस्टली कोस्ट लाइन को एक्वायर कर लिया, तो मराठों से ट्रेड करवाने के लिए, राइट, उनको बना के रखना है। इसीलिए गोलकोंडा और बीजापुर मराठों का साथ दे रहे थे। इस चीज को बहाना बनाकर औरंगजेब ने एक मुहिम छेड़ दी, और वो 1682 में निकल पड़ा दक्षिण भारत में, और 1686 और 87 में उसने बीजापुर और गोलकोंडा को जीत लिया। बीजापुर 86 और गोलकोंडा 1687 में। अब उसने जीत लिया। अब जीत कर उसने पूरा का पूरा अपना एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर बिठा दिया। बफर स्टेट नहीं बनाया। बफर स्टेट का मतलब होता है कि दो राज्यों के बीच का एरिया, जिसको एक तरह से डिफेंसिव वॉल की तरह यूज किया जा सकता है, राइट। जैसे कि भारत ने पाकिस्तान को डिफेंसिव वॉल बनाया हुआ है अफगानिस्तान के लिए, कि अफगानिस्तान या जो सेंट्रल एशिया या जो मिडिल ईस्ट है, वहां पर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसका भारत पर असर ना पड़े।
तो वैसे तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो पार्टीशन है वहाँ पर ये समझाऊंगा कि क्यों बफर स्टेट की तरह पाकिस्तान बनाया गया है, और हम भारतीयों को इस चीज़ की खबर भी नहीं है। मोस्टली इतिहासकारों ने इस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं किया है और टीचर्स इस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं कि किस तरह पाकिस्तान एक बफर है। तो जिस तरह पाकिस्तान एक बफर है, ताकि आप सोच के देखिए भारत पर क्या अफगानिस्तान के होने का असर पड़ रहा है? बहुत कम। क्यों है वो? क्यों कम असर है? अफगानिस्तान में आप पढ़ के देखिएगा अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, वो भारत में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान है बीच में बफर की तरह। तो पाकिस्तान की प्रेजेंस भारत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। भारत पर असर नहीं पड़ रहा है अफगानिस्तान और अन्य अफगानिस्तान के आस पड़ोस के जो देश हैं उनमें जो भी चल रहा है उसका असर भारत पर डायरेक्टली और बड़े तौर पे नहीं हो रहा है। राइट। खैर उसी तरीके का बफर बनाना चाहिए था जो कि नहीं बनाया। दैट मीन्स मराठों से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ गए मुगल, और मराठों का ये नेचर है कि वो एक्सपेंड करते हैं, वो लूटते हैं, लूटे हुए क्षेत्र पे अपना अधिकरण करते हैं और फिर उस क्षेत्र पे चौथ और सरदेशमुखी की डिमांड करते हैं अगर सामने वाला वापस क्लेम डालता है तो। राइट। तो दोनों तरफ से मार करने की जो है वो स्ट्रेटजी थी मराठों की मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी जो है वो समझाऊंगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ पॉइंट लिखा है, आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ बीजापुर एंड गोलकोंडा औरंगजेब ट्राइड टू क्रश द पावर ऑफ मराठाज। संभाजी द सन ऑफ शिवाजी, है ना, मराठों को हराने की कोशिश करी। शिवाजी तब तक एक्सपायर हो गए थे, संभाजी वहां पर मौजूद थे, उसको कैप्चर किया गया औरंगजेब द्वारा या मराठों द्वारा। फिर उसके बाद संभाजी के पुत्र शाहू को कैप्चर किया गया, जिसको 1707 तक औरंगजेब ने, या इस तरह कहा जाए कि मुगल्स ने अपने कंट्रोल में रखा, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद उसको रिहा किया गया है मुअज्जम द्वारा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, मराठाज कैरिड ऑन देयर स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स अंडर द लीडरशिप ऑफ राजा राम एंड हिज विडो ताराबाई। सो यहां पर मराठे भी आपस में लड़ रहे हैं, राजा राम, ताराबाई, राइट, ये शासक हैं मराठे। लेकिन मराठों में अपनी भी तो अलग अलग जो हैं वो मतलब अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स हैं, है ना। सिंधिया अलग हैं, होलकर अलग हैं, उसके अलावा ये सारे जो हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इनकी लड़ाई का फायदा ना उठाकर इनको एकत्रित करने का काम भी जो है वो किसी तरह मुगल्स ने किया। क्यों? क्योंकि मुगल्स को जब मराठों ने मुगल्स को हरा दिया, या जब मराठे जो हैं वो औरंगजेब को पछाड़ रहे थे, तो मराठों के अंदर एक बहुत गहरी भावना है कि हमें इकट्ठा हो जाना चाहिए, हमें एक बैनर बना लेना चाहिए, हम फैल सकते हैं। हम आपस में लड़ते रहे तो हम उलझे रह जाएंगे, इसी तरह हम उलझे रह जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर मराठों का कॉन्फिडेंस जो है वो औरंगजेब की लगातार हार से बढ़ता जा रहा था। राइट। सो उसके बाद औरंगजेब, जैसे कि मैंने बोला आपको, 1882 से लगभग 1707 तक एंगेज्ड रहा दक्षिण भारत में। इससे हुआ क्या? उत्तर भारत में कैपिटल में शासक नहीं है। अब जैसे हम बचपन में होते थे, घर में अगर मम्मी पापा नहीं थे तो हम कैसे खेलते थे? राइट, दोस्तों को बुला लेते थे या घर खोल के बाहर चले जाते थे, बाद में आके मार पड़ती थी, घर में कचरा होता था। सेम उसी तरीके से भारतीयों ने भी रिएक्ट किया जब औरंगजेब उत्तर भारत में मौजूद नहीं था। औरंगजेब दक्कन के क्षेत्र में था। जितने भी जमींदार थे, जितने भी मनसबदार थे, 25 साल तक अगर शासक ना रहे तो 1 साल, 2 साल, 3 साल मैनेज किया जा सकता है। 25 साल तक अगर शासक ना रहे, वैसे तो 22-23 साल तक नहीं रहा, लेकिन मतलब मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूं कि अगर कोई 25 साल तक अगर ना रहे शासन में या दूर रहे, तो क्या लॉयल्टी बनी रहेगी? हो सकता है कि एक जनरेशन की रहे। तो आप सोचिए उन 20-25 सालों में क्या बहुत सारे मनसबदारों की जनरेशन्स चेंज हो गई होगी। राइट। यानी कि मनसबदार वैसे तो अपॉइंटेड थे बाय द कैपिटल, लेकिन जागीरदारी क्राइसिस में आपको समझाऊंगा किस तरह धीरे धीरे वो हेरिडिटरी होती गई पोस्ट, और वहां पर नए मनसबदार बैठते गए, और वो नए मनसबदार जो थे वो नई जनरेशन के मनसबदार थे। उन्होंने औरंगजेब का कठोर रूप उत्तर भारत में नहीं देखा था, तो वो औरंगजेब के लिए लॉयल नहीं थे या औरंगजेब से नहीं डरते थे। उन्हें औरंगजेब को पैसा देना बंद कर दिया, तो सेंटर में धीरे धीरे पैसे की और कमी बढ़ती गई। औरंगजेब ने खत भेजता गया, औरंगजेब ने उन रिबिलियस जितने भी मनसबदार है उनको सप्रेस करने की कोशिश करी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हिम्मत जो है वो बढ़ती गई। अगर एक में हिम्मत आई तो दूसरे ने उसको देखकर जो है वो जो सालाना नजराना देना होता है उसको देने से मना कर दिया। तो औरंगजेब इस तरह धीरे धीरे अपनी शक्ति जो है वो खोता गया, इकोनॉमिकल पावर खोता गया। क्यों खोता गया? क्योंकि जो उसके मनसबदार हैं उन्होंने पैसा ही देना उसे बंद कर दिया। लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, फेलियर ऑफ औरंगजेब इन डेक्कन वाज डिस्ट्रॉयड द मिलिट्री प्रेस्टीज ऑफ द मुगल्स।
अब मुगल जो है वो इंपीरियल मुगल आर्मी, सबके मन में उसका भय कि लाखों की सेना आती है, सैकड़ों के हिसाब से हाथी आते हैं, हजारों के हिसाब से घोड़े आते हैं, तोप होती हैं उनके ऐसे ऐसे नाम होते हैं कि नाम सुन के ही डर लग जाए, बड़ी बड़ी तोपें होती हैं किला भेदने वाली, राइट। लेकिन छोटी सी 500-700 के घुड़सवारों की सेना अगर एक बार आती है मराठों की और उनको लपेट के चली जाती है पूरी की पूरी एक बड़ी टुकड़ी को मुगलों की, तो ये एक मुगलों की आर्मी का जो है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस टूटा। आगे मैं आपको मिलिट्री कारणों में समझाऊंगा किस तरह टूटा, लेकिन यहां पर केवल हम इतना मेंशन कर लेते हैं कि मुगलों की सेना का जो कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे टूटता गया। क्यों टूटता गया? क्योंकि वो 25 सालों से 20 सालों से वो दक्षिण भारत को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे थे, और मराठे जैसी बहुत छोटी शक्ति मुगलों के मुकाबले, मुगल्स जो ग्रैंड हैं उनके पास गुजरात और बंगाल दोनों हैं, राइट, उनके पास लाहौर और काबुल भी है। मुगल्स जो इतने ग्रैंड हैं, उनके पास इतनी सारी शक्ति है, इतना सारा धन है, वो मराठों को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, राइट। इससे ये पता चलता है कि मराठे भी इतने कमज़ोर नहीं हैं, मराठे रिलेटिवली मजबूत हैं, तभी वो मुगलों को हरा रहे थे। तो यहाँ पर मुगलों के मन में भी ये भय आया कि कहीं हम ही तो कमज़ोर नहीं है, हमारी संख्या, हमारी शक्ति, हमारी प्रबलता जो है वो इन पे काम ही नहीं आ रही है। तो दैट मीन्स यहाँ पर मुगल आर्मी का भी जो है वो प्रेस्टीज थोड़ा घटा। इसीलिए बाकी सब मनसबदारों के मन में भी आया कि अगर मराठे जीत सकते हैं तो हम क्यों पैसे दें, हम भी ना दें इनको सालाना नजराना। सो यहाँ पर जो है वो जो नोबिलिटी है औरंगजेब की, उसके मन में औरंगजेब की लीडरशिप को लेकर डाउट्स आते गए। उसके मन में ये डाउट आते गए कि हम अपने आप को आज़ाद क्यों ना कर लें। तो जैसे कि मैंने कहा था ना कि भारत में फ्यूडलिज्म कम्स नेचुरल, सो यही है वो नेचुरली फ्यूडलिज्म आने के कारण कि जो बड़ी शक्ति होती है वो धीरे धीरे अपना इम्पैक्ट, अपनी वो छवि जो है वो गवा बैठती है किसी तरह, और जो लोकल शक्तियां हैं वो उनको ये आभास होने लगता है कि अब हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, और वो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर लेती है, और डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है शक्ति का, जो कि आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम मुगलों का डिसइंटीग्रेशन अच्छे से समझ लेंगे तो उसके अलावा जितने भी बड़े एम्पायर्स का डिसइंटीग्रेशन हुआ है, हम मुगलों के डिसइंटीग्रेशन को समझकर उन सब को जो है वो इसी एक पैमाने में रख के देखेंगे कि किस तरह इन सब एस्पेक्ट्स की वजह से हम देखेंगे कि क्या हमें एक पैटर्न दिखता है या नहीं। अशोक के डिसइंटीग्रेशन में क्या पैटर्न दिखता है हमें गुप्तों के डिसइंटीग्रेशन में क्या पैटर्न दिखता है, हमें हर्षा के डिसइंटीग्रेशन में क्या पैटर्न दिखता है, हमें गुर्जर प्रतिहारों के डिसइंटीग्रेशन में क्या पैटर्न दिखता है, या उसके अलावा हमें अगर सुल्तनत है उनके डिसइंटीग्रेशन में क्या पैटर्न दिखता है। और हम देखेंगे कि ये सारे पैटर्न्स क्या हमें एक अलाइनमेंट दिखाते हैं या नहीं, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं टॉपिक डिफेक्टिव लॉ ऑफ सक्सेशन। आइए बढ़ते हैं आगे। आइए अब देखते हैं कि मुगल लॉ ऑफ सक्सेशन क्या है। तो मुगल लॉ ऑफ सक्सेशन ये है कि वो है ही नहीं। दैट मीन्स जो तिमुरिन्स है, जो तिमुर के डिसेंडेंट्स हैं, उनके और मुसलमानों में भी, इस्लाम में भी कोई एक ऐसा स्पेशल कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है कि एक सक्सेसर जो है वो कौन बनेगा, यानी कि किसी शासक के जाने के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ये उत्तराधिकार की जो विपत्ति है ये एक बहुत बड़ी विपत्ति है। किसके लिए? एक इस्लामिक स्टेट के लिए। कैसे है? क्योंकि ये इसी तरह की विपत्ति जो है वो हिंदुओं में भी है। क्यों है? क्योंकि जो एक शासक है उसके सभी पुत्रों को ये लीगल क्लेम चला जाता है, सभी पुत्रों को ये लीगल शक्ति चली जाती है कि वो क्लेम कर सकते हैं अब थ्रोन को, राइट। दैट मीन्स ये कि जो बड़ा शासक है उसके जाने के बाद उसकी जितनी भी प्रोजेनी है, उसके जो भी लड़के हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं अब शक्ति के लिए, कौन जो है वो सेंटर में बैठेगा और किसके पास जो है वो प्रोविंसेस आएंगी। तो यही हमें पैटर्न जो है वो देखने को मिला है थ्रू आउट इस्लाम की हिस्ट्री में। हमें यही पैटर्न देखने को मिला है कि कोई भी एक बड़ा शासक जाता है, उसके बाद एक्सेशन का वॉर होता है। अगर तो लड़ झगड़ कर कोई कामयाब शासक आकर बैठ गया, राइट, कोई काबिल शासक आकर बैठ गया, तब तो वो डायनेस्टी जो है वो कंटिन्यूड रहती है। अगर नहीं तो उसका लोपन जो है वो निश्चित है। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर मुगलों के साथ भी देखने को मिली। जैसे कि शाहजहां के बाद औरंगजेब, शुजा, दारा शिको और मुराद, इन चारों के बीच में युद्ध हुआ और फाइनली औरंगजेब जो है वो शक्ति में आया। उसी तरह औरंगजेब के जाने के बाद औरंगजेब के तीनों लड़के आपस में भिड़ गए और उसमें मुअज्जम जो है वो शक्ति में आया।
खैर, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मुगल एम्पायर वॉज मार्क्ड बाय द एब्सेंस ऑफ लॉ ऑफ प्रिमोजेनिचर। कहने का मतलब कि उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और प्रिमोजेनिचर का मतलब होता है खासकर कि जो ज्येष्ठ पुत्र है, सबसे बड़ा पुत्र जो है वो आएगा। इस तरह का कोई रूल नहीं था, ठीक है। मुगल प्रिंस आपस में लड़ जाते थे, और इसकी वजह से क्या होता था, इसकी वजह से जब तक तो मुगल प्रिंस अगर शक्तिशाली हैं, है ना, अगर मुगल प्रिंस शक्तिशाली हैं तो वो तो लड़ेंगे आपस में और शक्ति में आ जाएंगे, और जो बाकी नोबिलिटी है वो क्या करेगी, वो बैठ के केवल देखेगी, या हो सकता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अपना सपोर्ट कर दे। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद क्या हुआ कि उसके जो सक्सेसर्स थे, जो मुगलों का ब्लड था वो इतना मजबूत नहीं था। जो मुगलों के सक्सेसर थे, जो उनके ब्लड सक्सेसर थे, वो इतने पावरफुल नहीं थे, वो इतना ज़्यादा उनका इम्पैक्ट नहीं था अपनी नोबिलिटी पर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक या सरकार चलने का एक सिस्टम समझना पड़ेगा कि अगर राष्ट्रपति कमज़ोर है तो प्रधानमंत्री मजबूत हो जाएगा, अगर शहंशाह कमज़ोर है तो वजीर मजबूत हो जाएगा, राइट। अगर सरकार कमज़ोर है तो जो कोर्ट है वो मजबूत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको एक प्रोसेस समझना पड़ेगा, ये एक जो बदलाव होता है, शक्ति का जो शिफ्ट होता है, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम आगे आने वाले सब्जेक्ट्स में जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री समझाऊंगा या वर्ल्ड हिस्ट्री समझाऊंगा, जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट अगर मैं धीरे धीरे लेकर आऊँगा तो वहाँ पर आपको बताऊंगा कि किस तरह शक्तियाँ जो हैं वो शक्तियों का लेन देन होता है। तो औरंगजेब के बाद उसके सक्सेसर्स कमज़ोर हैं तो उनके वजीर मजबूत हो जाएंगे, तो वहीं पर ही हमें एक ऐसी नई जो है वो क्लास ऑफ नोबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि डायरेक्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी किस पे, वो उनका डायरेक्ट एक और बिल्कुल सब्सटेंशियल और एक बहुत वाजिब और दिखता हुआ एक कंट्रीब्यूशन होगा शहनशाह को गद्दी पर बिठाने में। दैट मीन्स हमें एक क्लास ऑफ किंग मेकर्स देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर हमें सबसे पहले जुल्फिकार खान देखने को मिलेगा, जिसने बहादुर शाह को गद्दी पर बिठाया। उसके बाद सैयद ब्रदर्स देखने को मिलेंगे, मोहम्मद आमीन, निज़ामुल मुल्क, हमें इन सब के बारे में आज समझना है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बहादुर शाह प्रथम को, जो कि औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 से 2 साल तक जो है वो सक्सेशन का वॉर चलता रहा। 1709 से 1712 तक बहादुर शाह का शासन रहा प्रॉपर तरीके से। कई जगहों पर 1707 से 1712 भी लिखा है, लेकिन जीता वो 2 साल बाद और 63 साल की आयु में वो गद्दी पर बैठा। बूढ़ा हो गया था, कई जगहों पर 65 साल भी लिखा है ये। ये इतिहासकारों के बीच में मतभेद है, क्योंकि जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि औरंगजेब ने जो हिस्टोरियन डिपार्टमेंट है ना, ये बहुत बड़ी समस्या है। औरंगजेब ने जो मुगल कोर्ट का हिस्ट्री डिपार्टमेंट था, जो कि हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करते थे, उनको बर्खास्त कर दिया था। इस वजह से औरंगजेब के समय में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हमें नहीं देखने को मिलते हैं। हमें बाहर से जो लेखक हैं, जो अन्य कोर्ट से, अन्य किसी शासक के लेखक होंगे, उन्होंने जो है वो इतिहास डॉक्यूमेंट किया है, वो हमें देखने को मिलता है। जिस तरह औरंगजेब की अगर बात करें तो औरंगजेब ने जो मंदिर गिराए हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ने को मिलता है एक बाहरी एक लेखक के, मुस्तैद खान एक लेखक हैं, उनकी किताब मासीर आलमगीरी में पढ़ने को मिलता है वो। खैर, यहाँ पर हम देखें, शक्ति में आ गए बहादुर शाह, 63 साल की उम्र में आए शक्ति में, औरंगजेब के सबसे बड़े पुत्र, और शक्ति में आए, लेकिन शक्ति में आए किन किन समस्याओं को इनहेरिट किया उन्होंने। पैसा नहीं है, जागीरदारी क्राइसिस है, और बहुत सारी छोटी छोटी शक्तियां हैं जो वो अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही हैं। औरंगजेब के समय में जाटों ने कॉन्फ्लिक्ट मचाया हुआ था, औरंगजेब के समय में सिखों से उसका कॉन्फ्लिक्ट था, औरंगजेब के समय में अफगानों से उसका कॉन्फ्लिक्ट था, मराठों से उसका कॉन्फ्लिक्ट था, राजपूतों से उसका कॉन्फ्लिक्ट था, और हिल राज्यों से उसका कॉन्फ्लिक्ट था। अगर राजपूतों में ही गिना जाए तो वो आप मान सकते हैं। सो दैट मीन्स एक समय में जो औरंगजेब की एक समय में जो अकबर की कोर्ट की शक्तियां हुआ करते थे, यही सब लोग राजपूत, सिख तो नहीं आए औरंगजेब की कोर्ट में, लेकिन स्टिल सिखों को, जो सिख या उनसे सिखों की जो शुरुआती फॉर्म थी, जो कि अभी मिलिटराइज नहीं हुई थी, उसके साथ औरंगजेब ने कोर्डियल रिलेशन बनाकर रखे। अकबर ने एक अच्छे रिलेशन बनाकर रखे।
लेकिन औरंगजेब के समय में वो सब मिसिंग है, सबसे झगड़ा कर रखा है उसने। राजपूतों को भी परेशान कर रखा है, जाटों को भी परेशान कर रखा है, सतनामियों को परेशान कर रखा है, अफगानों से लड़ा हुआ है, वो मराठों से लड़ा हुआ है, वो नेपालियों को भी कुछ हद तक परेशान कर रखा है उसने। बंगाल में परेशानी है, उसके अलावा अंग्रेज उसको परेशान कर रहे हैं, फ्रेंच उसको परेशान कर रहे हैं, डच उसको परेशान कर रहे हैं। सो दैट मीन्स औरंगजेब का पूरा शासन जो है वो समस्याओं से निपटते हुए बीत गया और नई समस्याएं खुद से बनाई उसने बहुत सारी। लेकिन यहां पर इतिहासकारों ने औरंगजेब के साथ भी जस्टिस नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो औरंगजेब ने भी इनहेरिट किया। औरंगजेब के जो पिताजी हैं शाहजहां, उसने जो ताजमहल बनाने में खर्चा किया है या जो अन्य आर्किटेक्चरल अन्य जो उसने स्थापत्य कला में जो इन्वेस्टमेंट की है, अन्य जो आर्किटेक्चर उसने प्रिपेयर किया है, उसमें जो उसने खुलकर मुगल जो खजाना है उसके पैसा लगाया, सब कुछ मार्बल का, उसमें महंगे महंगे जो हैं वो नग और पत्थर जड़वाए हैं बेशकीमती। उससे मुगलों का खजाना जो है वो बड़े लेवल पर खाली हुआ और वो खजाना खाली है। उसके बाद एक्सेशन का वॉर लड़कर आया औरंगजेब गद्दी पे और अब उसको बहुत सारे लोगों को खुश रखना है। ऐसे में वो इस प्रेशर में वो ऐसा क्या फैसला ले कि उसके पास पैसे भी आए, उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी हों, एम्पायर में वो लेगेसी भी छोड़कर जाए। तो इन सब भ्रांतियों में वो उलझकर गलतियां कर बैठा और एम्पायर जो है वो उसके हाथ से निकलना शुरू हुआ। लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद भी उसका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत था, उसकी सेना मजबूत थी, उसके जो सक्सेसर्स हैं उन्होंने खो दिया सब कुछ। वहां पर भी अगर कोई एक भी निकल आता काम का, या अगर वो अपने वजीरों को ही काम करने देते ठीक से, तो भी मुगल एम्पायर कुछ और समय तक अच्छे तरीके से टिका रहता। और देखिए मुगल एम्पायर, अब यहां पर ना बहुत सारे जो आम जनता है उसके बीच में ये रहता है कि मुगल जी क्यों पढ़ाते रहते हैं, राइट? या मुगल्स छोड़िए कि राजाओं के बारे में ही क्यों पढ़ाते रहते हैं, जनता के बारे में क्यों नहीं पढ़ाते? तो इतिहास जो है वो जो ओरिएंटलिस्ट इतिहासकार हैं या जो पुराने इतिहासकार हैं, वहां पर मोस्टली जो डॉक्यूमेंट है इतिहास वो राजाओं का ही है। लेकिन हमें जो है वो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट भी पढ़ना होता है, सोसाइटी का एस्पेक्ट भी पढ़ना होता है। हमें ये समझना होता है कि अगर कोई राज्य कामयाब है, दैट मीन्स उसकी इकोनॉमी कामयाब है। अगर इकोनॉमी कामयाब है तो उसकी पीजेंट्री जो है वो खुश है। तो जब तक औरंगजेब था तब तक इकोनॉमी बूस्ट कर रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। शाहजहां के मुकाबले औरंगजेब के समय में इकोनॉमी जो है वो ज्यादा थी, ट्रेड एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया से ज्यादा था। खैर उसका भारत से एक्सपोर्ट ज़्यादा होने का जो श्रेय है वो हमें थोड़ा सा यूरोपियों द्वारा बसाए हुए व्यापार की वजह से भी मिलता है औरंगजेब को। और दूसरी बात, औरंगजेब ने अपनी किताब में अपने जो बुक्स हैं, उसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहाँ पर उसने गलत भी रिकॉर्ड किया था कि मतलब यानी कि ज़्यादा उसने रिकॉर्ड कर रखा था कि मैंने ज़्यादा व्यापार किया, ताकि वो अपने जागीरदारों को दिखा सके, अपने मनसबदारों को दिखा सके कि मेरे पास पैसा है, तुम मेरे लिए लॉयल रहो, मुझे तुम गद्दी से उतार मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम सपोर्ट मेरे से छीन लो। खैर बहादुर शाह ने इसको ये पता था कि मेरे पिताजी जो है वो बहुत सारी समस्याएं छोड़ के गए हैं, तो मुझे अब सबको जो है वो सबको मनाना पड़ेगा। सो दैट मीन्स सबसे पहले तो उसने शाहू को छोड़ा, मराठा प्रिंस 1707 में। उसके बाद उसने राजपूतों के साथ सबसे पहले अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करी, लेकिन फिर राजपूतों से भी वो भिड़ गया। सिखों के प्रति उसका गुस्सा जो है वो बना रहा, जैसा औरंगजेब का जैसे रवैया था सिखों के प्रति, उसी तरह मुअज्जम का भी था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के समय मुअज्जम जो है वो काबुल में अपॉइंटेड था और काबुल में रहते रहते वो लाहौर के सूबेदार को हेल्प देता रहता था लगातार सिखों से लड़ने के लिए। सो दैट मीन्स इनडायरेक्टली ही वाज इंडल्ज इन वॉर विद सिख्स, राइट? यहां पर आप देख पा रहे हैं सिख लीडर बंदा बहादुर जो है वो पंजाब में उसने अटैक किया मुस्लिम्स पे, और उस समय जो है वो शासन में बहादुर शाह था और बहादुर शाह ने अपने एंड से सेना को भेजा यहाँ से बंदा बहादुर को कंट्रोल में लाने के लिए। खैर बहादुर शाह के बारे में आप क्या समझे कि बहादुर शाह ने जो पॉलिसी अपनाई वो अपीजिंग की पॉलिसी थी, वो कंसिलिएशन की पॉलिसी थी। उसने मनाने की कोशिश करी, उसने मराठों को मनाने की कोशिश की, उसने राजपूतों को मनाने की कोशिश करी, उसने जाटों को सतनामियों को मनाने की कोशिश करी, लेकिन उसने सिखों के प्रति अपना गुस्सा बनाए रखा। क्यों? क्योंकि शुरुआत में उसने गुरु गोबिंद सिंह के साथ अच्छा रिलेशन बनाया था, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह के बाद बंदा बहादुर ने जब सिखों की कमान अपने हाथ में संभाली, उसने ओपन युद्ध छेड़ दिया किसके खिलाफ? मुगलों के खिलाफ, जब उसने सरहिंद को लूटा। आगे देखते हैं जहांदर शाह। अब जुल्फिकार खान की मदद से जहांदर शाह गद्दी पर बैठे, 1712 से 1713 तक गद्दी पर रहे। जुल्फिकार खान को उसने अपना प्राइम मिनिस्टर यानी कि वजीर बनाया, और जुल्फिकार खान
एक बहुत एबल वजीर था, उसको पता था कि अब मुझे इकॉनमी को स्टेबल करना है। उसने भी वही जो बहादुर शाह की पॉलिसी थी उसी को ही अपनाया कि अपीजिंग की पॉलिसी, सबको मना लेता हूं मैं। अब इसके लिए वो इजारेदारी सिस्टम लेके आया। अब सबको मनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेंगे, अच्छे मनसब प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दैट मीन्स अच्छी पोस्ट पे अपॉइंट करना पड़ेगा। अब दैट मीन्स उसको इजारेदारी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब इजारेदारी सिस्टम का मतलब ये होता है कि आमतौर पे जो मुगल कलेक्टर्स हैं, जो कर कलेक्ट करते हैं, वो साल के अंत में करेंगे, या उनके पास जो है वो जितने भी जमींदार है वो साल के अंत में आके कर दे जाते हैं। ठीक है, जितने भी तरह के उस समय मुगल कर जो है वो प्रचलित थे। लेकिन यहां पर इजारेदारी सिस्टम में क्या है कि यहां पर ठेकेदारों को बोली लगवाई जाती है कि मान लीजिए एक 100 एकड़ की जमीन है और उससे मान लीजिए कि 50 लाख का रेवेन्यू जो है वो जनरेट होता है। तो उधर बोली लगवाई जाती थी कि कौन ये 50 लाख का अमाउंट है वो एक बारी में देने को तैयार है। जो एक बारी में दे देगा उसको ये दे दिया जाएगा पूरा पैच ऑफ लैंड साल भर के लिए, और वो जितना मर्जी जो नफा नुकसान हो वो उसका है। ये इजारेदारी सिस्टम जुल्फिकार खान क्यों लेके आया, ताकि एक बल्क में पैसा इकट्ठा हो, जो ट्रेजरी खाली हो गई है उस ट्रेजरी को भरा जाए, पहले बैकअप तो हो। ऐसा ना हो कि सैलरी देने के लिए या जागीरें देने के लिए या जो कोर्ट है, जो रॉयल कॉरेस्पॉन्डेंस है, उसको कंटिन्यू रखने के लिए पैसा ना बचे। तो दैट मीन्स इमीडिएट पैसे की जरूरत थी, और इमीडिएट ये एक बहुत अच्छा उपाय था, लेकिन लॉन्ग रन में इसने बहुत समस्या करी। आगे हम समझेंगे कैसे। उसी तरह जुल्फिकार खान की एडवाइस पर जहांगीर शाह ने जजिया कर को भी 1712 में अबॉलिश किया। जहांगीर शाह के बाद आए फारूक सियार गद्दी पर बैठे 1713 में, और फारूक सियार गद्दी पर बैठे जहांगीर शाह को मार के, किसकी मदद से, सैयद ब्रदर्स की मदद से। अब यहां पर हम देख रहे हैं किंग मेकर्स को, फर्स्ट द जुल्फिकार खान, नाउ द सैयद ब्रदर्स कौन कौन, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, जिनको किंग मेकर्स कहा गया। क्यों कहा गया, क्योंकि एक बहुत छोटी सी अवधि में वो कई सारे मुगल बादशाह लेके आए। अब फारूक सियार ने जो है वो टॉलरेंस की नीति अपनाई, जजिया को अबॉलिश रखा, पिलग्रिमेज टैक्स को भी हटाया। 1717 में वो इतना इंटॉलरेंट था कि वो अंग्रेजों के प्रति इंटॉलरेंट हो गया। अंग्रेजों को उसने खुल के फरमान दे दिया। मैंने आपको पिछले सेशन में फरमान समझाया। अंग्रेजों को उसने खुलकर जो है वो रॉयल फरमान दिया 1717 में, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने दस्तक का एक्सप्लॉयटेशन, दस्तक को गलत तरीके से यूज करना शुरू किया, और उससे बंगाल के नवाब को बहुत घाटा हुआ, जिससे आगे चलकर बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला हमें अंग्रेजों के बीच, जो कि हमने कवर किया था प्लासी की लड़ाई वाले टॉपिक में। तो मैं इसी तरह बोल रहा हूं, सारे टॉपिक एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, सभी टॉपिक एक दूसरे से जुड़ेंगे, क्योंकि इतिहास तो एक ही डायरेक्शन में बढ़ा है ना। मैं एक डायरेक्शन में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि पेपर में एक डायरेक्शन से सवाल नहीं आता। पेपर में कभी भी ऐसे सवाल नहीं आएगा कि एक ही टॉपिक से सारे लगातार सवाल पूछ लिए। वहां पर कंपाउंड करके डाले जाते हैं, एक बार एंशिएंट से, तो एक बार मेडिवल से, एक बार फिर अर्ली मेडिवल से, फिर एक बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से। समझ रहे हैं आप। सो दैट मीन्स आपको आपके दिमाग में वो पैटर्न जो है वो शुरू से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, यही मेरी कोशिश है। उसके बाद देखिए 1719 में सैयद ब्रदर्स ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मदद से फारूक सियार को गद्दी से हटाया। उसको पहले अंधा किया और फिर मार दिया गया। उसके बाद रफीउद दरजात को बिठाया गद्दी पर। वो एक छोटा बच्चा था, मतलब उसकी उम्र कम थी, उसको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। सबसे छोटे समय तक या सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल शासक अगर कौन है, तो आपके पास जवाब होना चाहिए रफीउद दरजात। उसके बाद आते हैं रफीउद दौला। सैयद ब्रदर्स ने इनको भी बिठाया, रफीउद दौला को, और इसको टाइटल दिया शाहजहां सेकंड। गद्दी पर बिठाया, और ये बहुत ज़्यादा अफीम का नशा करते थे, और ये भी चल बसे, ज़्यादा समय तक ये भी नहीं टिक पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फारूक सियार और ये दो छोटे शासकों और बिठाया, और फिर अंत में तीसरी बार जो गद्दी पर बैठे वो बैठे चौथे व्यक्ति को जिनको गद्दी पर बिठाया सैयद ब्रदर्स ने, वो थे मुहम्मद शाह, जिसका असल नाम था रोशन अख्तर। गद्दी पर बैठ के उसने टाइटल लिया मुहम्मद शाह, और बाद में इतिहास में इसको जाना गया है रंगीले मुगल के नाम से। अब रंगीला मुगल इनका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इनका मिजाज थोड़ा रंगीला था। ये अगर इनके ओरिएंटेशन की बात की जाए तो मतलब इनका
लिबास जो है, महिलाओं का लिबास पहन के ये कोर्ट में आ जाते थे। कई बार बिल्कुल नग्न अवस्था में कोर्ट में आ जाते थे। इनके साथ जो लड़का और लड़की होते थे वो नग्न अवस्था में मेन दीवाने खास में दीवाने आम में आ जाते थे और पूरी सभा का जो है वो मूड खराब कर देते थे ये लोग तो। और नशे में रहना और पूरे दिन कत्थक 16-16 15-15 घंटे कत्थक करते रहना, नाचना गाना नशे करना। तो दैट मीन्स ये कैरेक्टर नहीं था मैन ऑफ द मोमेंट का। ये वो व्यक्ति नहीं था जो कि जिसकी ज़रूरत थी इस समय मुगल एम्पायर को। तो इसने पूरा का पूरा भार जो है वो अपने वजीरों के हाथ में छोड़ दिया कि तुम करो। लेकिन ये फिर भी जो है वो अपने कान खोले रखता था और इसके कान में जो बोलते थे लोग वो थे गद्दार। किसके प्रति? वजीरों के प्रति भी और मोहम्मद शाह के प्रति भी। इसके कान भरते थे, इसको गलत सारी बातें बताते थे, बोलते थे कि तुम्हारे जो वजीर हैं वो तुम्हारे खिलाफ एक ना एक दिन आके खड़े हो जाएंगे और तुम्हें मार देंगे और ये किंग बदल जाएंगे, खतरनाक है, तुम्हें गद्दी से उतार देंगे और ये खुद बैठ जाएंगे, मुगलों का नाश करने आए हैं ये उसको मन में वहम डाल दिया। ये वहम उसके मन में रहा तो निज़ामुल मुल्क असफ जाह की मदद से उन्होंने सैयद ब्रदर्स को एग्जीक्यूट करवाया और 1722 में निज़ामुल मुल्क को अपना वजीर घोषित करके मोहम्मद शाह जो है वो खुद फिर से आराम से बैठ गया। बिकॉज निज़ामुल मुल्क जो है वो उस समय का जो सैयद ब्रदर्स है उसके बाद निज़ामुल मुल्क एक बहुत पावरफुल एक फैक्शन था मुगल कोर्ट का। अब यहाँ पर मुगल कोर्ट में जो डिफरेंट फैक्शंस हैं उनकी क्या रोल है वो भी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे अलग अलग फैक्शंस हैं मुगल कोर्ट के, वो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं हमेशा। क्यों खींचते रहते हैं ये सारे टॉपिक मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद यही निज़ामुल मुल्क जो है वो 2 साल बाद मोहम्मद शाह के गलत व्यवहार की वजह से छोड़कर चला गया था दिल्ली से और उसने हैदराबाद जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया 1724 में। क्यों छोड़कर चला गया? क्योंकि निज़ामुल मुल्क एक एबल कमांडर था, एक एबल वजीर था। वो कुछ ऐसे फैसला ले रहा था जो कि सही रास्ते पर ले जा रहे थे मुगल एम्पायर को। मोहम्मद शाह के कान भरे गए कि देखिए तो फिर वही कर रहा है जो सैयद ब्रदर्स कर रहे थे, तुम्हारी शक्ति को कम कर रहा है। अब ये नेचर का रूल है, अगर कोई सही कर रहा है व्यक्ति तो उसको अप्रेज किया जाएगा। दैट मीन्स उसका शौर्य और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ेगी। और बढ़ती पॉपुलैरिटी को ये बताया गया मोहम्मद शाह को कि ये तुम्हारे खिलाफ कॉन्स्पायर करेगा और तुम्हें मार देगा। तो मोहम्मद शाह हमेशा अड़चने पैदा करता रहा निज़ामुल मुल्क के रास्ते में। निज़ामुल मुल्क परेशान हो गया कि मैं क्यों इनके लिए काम कर रहा हूँ, मैं क्यों ना छोड़कर अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करूँ, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास सपोर्ट है। दक्षिण भारत में गया जहाँ से वो आया था, दक्कन का निज़ाम था पहले, वो वहाँ से उसको लाया गया था, दक्कन गया वापस और वहाँ पर उसने हैदराबाद एस्टेब्लिश किया। लेकिन मुगल बैनर के अंडर रहा। मुगल बैनर के अंडर रहने का फ़ायदा ये था कि मुगल्स के नाम पे ट्रेड हो जाता है बहुत आराम से। क्यों? क्योंकि पूरी जितना भी उस समय का ओल्ड वर्ल्ड है और जितना भी ईस्टर्न ट्रेड है उस सब में, उस पूरे एरिया में मुगल सील जो है, मुगल मोहर जो है वो, उस मुगल मोहर की बहुत कीमत थी, राइट। यानी कि मुगल मोहर लगा हुआ है अगर सामान, तो सामान की क्वालिटी है, इस चीज़ की गारंटी थी, वो सामान सिक्योरिटी से पहुंचेगा, इस चीज़ की गारंटी थी। सो दैट मीन्स मुगल्स का नाम जो है वो अपने पास रखना हैदराबाद के निज़ाम के लिए ज़रूरी था, तो मुगल बैनर के अंडर वो रहा। उसी तरह बंगाल ने भी, बंगाल के नवाबों ने भी मुगल बैनर नहीं उतारा। बंगाल के नवाब भी मुगल बैनर के अंदर रहे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मुगल बैनर के अंदर रहेंगे हम तो ट्रेड जो है वो हमारा अच्छे तरीके से होगा। खैर, उसके बाद 1737 में बाजीराव प्रथम ने कुछ 500 सैनिकों, 500 घुड़सवारों को लेकर दिल्ली में आक्रमण किया और लूटपाट मचाया। मोहम्मद शाह कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद जब नादिर शाह आया है और करनाल में बैटल हुई है, उस करनाल की बैटल के बाद तो मोहम्मद शाह के नाम की, जो मुगल्स के नाम का जो डंका था पूरे भारत में, वो सबको समझ आ गया कि वो डंका टूट गया है अब। क्योंकि करनाल में जो मोहम्मद शाह को डिफीट किया है और अपने मरे हुए सैनिकों का बदला जो दिल्ली आकर नादिर शाह ने लिया है और जो कत्लेआम किया है नादिर शाह में दिल्ली में। और ये बात एक जगह पर मैंने कहीं किसी इतिहासकारी किताबें पढ़ी थी कि मोहम्मद शाह को गधे पर उल्टा बिठाकर दिल्ली में घुमाया गया। खैर, ये एग्जैजरेशन लगता है, लेकिन ये रिवाज जो है वो रहा है, ऐसा किया जाता था अरबी और फारसी क्षेत्र में कि हारे हुए राजा को गधे पर उल्टा बिठाकर काला मुंह करके जो है वो बाजारों में घुमाया जाए। तो जरूरी नहीं है कि मोहम्मद शाह के साथ ही ऐसा हुआ हो सकता है किसी और कमांडर के साथ ऐसा हुआ हो और मोहम्मद शाह का नाम ला दिया हो। लेकिन मोहम्मद शाह को बेइज्जत जरूर किया गया। कोहिनूर हीरा उसके जो तख्तो तौस में, यानी जो पीकॉक थ्रोन है उसमें जो जड़ा हुआ था, जो शाहजहां ने बनवाया था, उसको वो ले जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने अंबाला के पास छुड़वाया है उसे। सो दैट मीन्स बहुत बेइज्जती हुई और पूरे भारत में पता चल गया है कि मुगल्स अब नहीं बचे।
भारी आक्रमण हुआ और दिल्ली को लूट लिया गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए भारी आक्रमण क्यों हुआ। मैंने आपको हमेशा से बोला है कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसका मजबूत रहना जरूरी है। अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर गया तो बाहर से कोई ना कोई आके आक्रमण कर देगा, और वही यहां पर हुआ भी। नादिर शाह को पता चल गया, क्योंकि नादिर शाह को जरूरत थी पैसे की। नादिर शाह जो है वो खुद सिविल वॉर से जूझता हुआ शक्ति में आया था, उसका भी बैंकरप्ट हो चुका था, और उसको एकदम से ध्यान आया अच्छा मुगल्स के पास तो पैसा है और वहां पर तो मोहम्मद शाह रंगीला है, जाकर लूट के आते हैं। वो टहलता हुआ आया, उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिली। पंजाब को पहले उसने काबुल को लूटा, दिल्ली में कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर उसने लाहौर को लूटा, तब जाके दिल्ली को समझ आया कि अभी कुछ करना है। जब वो पंजाब से आगे पहुंच गया तब जाके करनाल तक ही पहुंच पाए, कुरुक्षेत्र तक भी नहीं पहुंच पाए। जो बैटलफील्ड है वो तराइन का है, तरावड़ी का एरिया है कुरुक्षेत्र के आसपास, वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। वो करनाल में ही एंगेज कर लिया नादिर शाह ने, और वहां पर उसको आसानी से हराया, दिल्ली को लूट। क्योंकि दिल्ली में जो शक्ति बैठी है वो ये कोशिश करती है कि दिल्ली से दूर रहे और यमुना के पास रहे, क्योंकि एक नेचुरल बैरियर जो है वो यमुना का रहता है, और दिल्ली से थोड़ा दूर रहे ताकि पीछे जो है वो बैरियर क्रिएट किया जा सके, ताकि जो सेना है वो घूम कर ना आए। एक इस साइड से तो घूम ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर यमुना है, और पीछे से घूम के दिल्ली को ना लूट ले, राइट। सो दिल्ली को बचाने के लिए वो आगे लड़ी जाती है, इसीलिए पानीपत में या तराइन के तरावड़ी के मैदान में युद्ध हुए। खैर, करनाल में यहाँ पर युद्ध हुआ, नादिर शाह ने बहुत बुरी तरह हराया। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं अहमद शाह, 1748 से 54 तक रहे। अहमद शाह जो है वो भी एक इनकॉम्पिटेंट रूलर थे, और इतने इनकॉम्पिटेंट थे कि उन्होंने अपनी माता, जिनको क्वीन मदर कहा गया, उधम बाई, उसके हाथ में जो है वो रूल दे दिया। और उधम बाई, जिनके लिए टाइटल यूज किया गया किबला-ए आलम, उधम बाई और उनके साथ जावेद खान, जो कि एक यूनच हैं। यूनच आप चेक कीजिएगा यूनच क्या होता है, आपको समझ आ जाएगा। थोड़ा सा आप चेक कीजिएगा कि जो हरम होता है मुगल्स का, उसमें महिलाएं होती हैं या उसमें हेम्रोफ्रेडाइट लोग होते हैं, या हरम की कंपोजिशन क्या होती है। तो हरम के हाथ में चला गया जो रूल, और खुद जो है वो बादशाह चैन से बैठे हैं। तो कैसे चलना था शासन, इसी वजह से अब्दाली भी आया, और अब्दाली ने भी वही किया जो नादिर शाह करके गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, आलमगीर सेकंड आए शक्ति में। अहमद शाह अब्दाली आया, ईरानियन इन्वेडर आलमगीर सेकंड के समय में भी लूट के गया आराम से, जनवरी 1757 में आया। और बैटल ऑफ प्लासी भी आलमगीर सेकंड के समय में हुई। उसके बाद आए शाहजहां द थर्ड, 1758 से 59 तक कोई सिग्निफिकेंट घटना नहीं घटी इनके समय में। शाह आलम सेकंड आए उसके बाद 1759 में, जिनके शासनकाल में दो मुख्य लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ पानीपत जिसको कहा गया कि अब्दाली और मुगल्स के बीच में है, लेकिन वैसे तो औपचारिक तौर पे ये अब्दाली और मुगल्स के बीच में थी, लेकिन जो बड़ी शक्ति थी जिन्होंने संघर्ष किया वो थे मराठे। तो इतिहास में डॉक्यूमेंटेड है अब्दाली और मराठों के बीच में, लेकिन यहां पर औपचारिकता जो है वो मुगल्स की थी। और मुगल शासक कौन था? शाह आलम सेकंड। तो आप देख पा रहे हैं 1761। उसके बाद बक्सर की लड़ाई, मैंने आपको समझाया ही बक्सर की लड़ाई में किस तरह अवध के नवाब और बंगाल के नवाब के साथ कंबाइन फोर्स करके उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ने की कोशिश करी और शर्मनाक हार पाई। और 1765 में उनको ट्रीटी साइन करनी पड़ी, जिस ट्रीटी के चलते उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देनी पड़ गई। उसके अलावा वही रॉयल फरमान जो है वो दिया 1772 में मराठों ने, और 1775 के बाद इलाहाबाद में कैद करके रखा था ब्रिटिशर्स ने, इलाहाबाद में कैद करके रखा उसे, शाह आलम सेकंड को। लेकिन फिर मराठों ने जैसे तैसे करके उनको छुड़वाया, वापस उनको प्लेस किया। लेकिन मराठे जो है वो खुद शक्ति में आए दिल्ली में। मराठों का सपना था एक स्वराज क्रिएट करने का, वो स्वराज जो है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ मैं आपको मराठे वाले सेशन में अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मराठों ने 1772 में प्लेस किया वापस शाह आलम सेकंड को, जहाँ पर वो 1803 तक जिया, 1803 तक रहा वहाँ पर दिल्ली में लाल किले में। जबकि जब तक अंग्रेजों ने खुद आकर लाल किले से मुगल झंडा नहीं उतार दिया और अंग्रेजी झंडा लाल किले पे नहीं लगा दिया। तो 1803 में हम देखेंगे कि जो दिल्ली और लाल किला है वो भी हाथ से छूट गया और शाह आलम सेकंड को पेंशन पर बिठा दिया गया अंग्रेजों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला मुगल शासक आएगा अकबर सेकंड, 1806 से 37। राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल इन्होंने प्रोवाइड किया 1835 में। क्यों? क्योंकि राजा राम मोहन रॉय
सॉरी नॉट 1835 में, लेकिन उससे पहले दिया। क्यों दिया? क्योंकि राजा राम मोहन राय उस समय इंग्लैंड जा रहे थे और जो अकबर सेकंड है उनको पेंशन में रखा गया था, तो वो अपनी पेंशन बढ़वाना चाहते थे। तो उन्होंने राजा का टाइटल दिया, सम्मान दिया राम मोहन रॉय को, और बोला कि जरा तुम बात कीजिएगा अंग्रेज़ों से, हमारी पेंशन बढ़वा दीजिएगा। राइट। सो यहाँ पर अकबर सेकंड टाइटल देते हैं राजा राम मोहन रॉय को। 1835 में उन्होंने 1835 से सिक्कों में लिखना बंद हो गया मुगल बादशाहों का नाम। क्यों? क्योंकि 1835 में मैकॉले माइन्यूट आया और उसके बाद मुगल्स का फारसी जो लैंग्वेज है वो बंद हो गई, इंग्लिश लैंग्वेज आ गई। दैट मीन्स अब जितने भी सरकारी काम होंगे वो सारे जो हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह सिक्के मिंट करवाने की, याद कीजिएगा पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि सिक्के मिंट करवाने का फरमान उनको कहाँ मिला है। सो तभी से ही सिक्के तो मिंट करवा ही रहे थे। अब फाइनली पहले यानी कि अंग्रेजी सिक्का छप रहा है इंडिया में, और अब फारसी सिक्का आना बंद हो गया। दैट मीन्स अब केवल किसका सिक्का चल रहा है? केवल अंग्रेजों का सिक्का चल रहा है। यहाँ से ये फ्रेज बना है सिक्का चलना। जिसका सिक्का चल रहा है दैट मीन्स उसकी क्या है? उसका पॉलिटिकल कंट्रोल है। राइट। जिसका पॉलिटिकल कंट्रोल है उसी का ही इकोनॉमिक कंट्रोल है, हेंस उसी की ही करेंसी चल रही है। इसलिए ये फ्रेज भारत में कॉमन है या फेमस है कि मेरा सिक्का चलता है। राइट। तो अंग्रेजों का सिक्का जो है वो 1835 के बाद, वैसे तो 1717 से ही चल रहा है, लेकिन फारसियों का यानी कि तुर्कियों का सिक्का चलना बंद, तिमुरदो यानी कि मुगल्स का सिक्का चलना जो है वो 1835 के बाद बंद हो गया। फिर आखिरी में आते हैं बहादुर शाह सेकंड, जो कि पूरी तरह अंग्रेजों के कंट्रोल में थे। वो तो बहुत ज़बरदस्ती इनको रेवोल्यूशन ऑफ 1857 का लीडर बना दिया गया, जो कि ये बनना नहीं चाहते थे, और ये फंस गए। और फंसे कैसे कि इनके बच्चों को भी इन्हीं के सामने मार दिया गया। फिर इनको रंगून शिफ्ट कर दिया गया जेल में, जहाँ पर 1862 में इनकी मृत्यु हुई, और यहीं पर ही ख़त्म होता है हमारा मुगल्स पूरा का पूरा साम्राज्य। बाबर के साथ शुरू हुआ है 1526 में और आकर यहाँ पर ख़त्म होता है 1862 में। तो हमने देखा कि ये जो बाद के शासक हैं इनका ये कौन कौन थे और क्या क्या घटनाएं इनके टेन्योर में घटी। अब हम देखते हैं कि अन्य कारण क्या हैं। राइट। और हम शुरू करते हैं अन्य कारणों को। डीजेनरेशन ऑफ मुगल नोबिलिटी, किस तरह मुगल नोबिलिटी जो है वो हाथ से निकल गई, क्या डीजेनरेशन कैसा हुआ उनका, आइए वो समझते हैं। अब हम समझते हैं कि किस तरह मुगल नोबिलिटी डीजेनरेटेड है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि नोबिलिटी बिकेम अ क्लोज्ड कोऑपरेशन दैट डिड नॉट गिव एबल मैन प्रमोशंस एंड अपॉर्चुनिटीज। अब ये कैसे हुआ भला? तो जैसे कि मैंने बोला कि जागीरदारी क्राइसिस आया है। अभी में हम आगे जागीरदारी क्राइसिस को भी समझेंगे वो क्या है, लेकिन जागीरदारी क्राइसिस की मैं भूमिका डाल देता हूं। जागीरदारी क्राइसिस ये वही दानव है जिसको मैं बार बार फ्यूडलिज्म बोलता रहता हूं, जिसको हटाने के लिए इक्तेदारी सिस्टम इल्तुतमिश लेकर आया, जिसको वापस जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। उसको हटाया फिर किसने? अकबर ने, मनसबदारी सिस्टम से। लेकिन उसी सिस्टम को वापस जो है वो औरंगजेब ले आया। किस मजबूरी में? औरंगजेब औपचारिक तौर पे नहीं लाया, औरंगजेब इस मजबूरी में ले आया कि उसने जो है वो जितने भी खलीसा लैंड है, यानी जितना भी खाली लैंड है, उसको जागीरों में बदलना शुरू किया और वो नए मनसबदारों को बांटना शुरू किया। क्यों? क्योंकि उसको खुश रखना था सबको। तो ये औरंगजेब ने शुरू किया और फिर ये औरंगजेब के सक्सेसर्स ने फॉलो करते गए। इससे हुआ क्या? ध्यान से देखिएगा। खलीसा लैंड क्या होता है, मैं जब आपको एडमिनिस्ट्रेशन और जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है मुगलों का उसमें समझाऊंगा खलीसा लैंड क्या है। हमारे यहाँ पर खिल बोला जाता है या खिल्ली भूमि बोला जाता है। तो अगर पर्वतीय क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या अगर आप ऐसे किसी एरिया में रहते हैं जहाँ पर फारसी शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो आप समझते होंगे कि खिल्ले का मतलब क्या होता है, जो खाली भूमि है। तो जो खलीसा लैंड है उसका मतलब ये होता है कि सरकार यानी कि जो मुगल गवर्नमेंट है उसके अधिकरण में है वो। अब वो कुछ भी करे उस पर, अगर वो खाली रहने दे तो वो खाली है, उसको जंगल बनने दे तो वो जंगल है, उसमें अगर वो खेती करती है तो उससे जो प्रोडक्शन निकलेगी वो डायरेक्ट मुगल कोर्ट के पास आएगी। तो ऐसे खलीसा लैंड बहुत था भारत में। उस समय भारत की पॉपुलेशन भी ज़्यादा नहीं थी। औरंगजेब के समय लगभग 12.5-13 करोड़ पॉपुलेशन थी, तो ज़मीन बहुत थी एज कंपेयर टू 150 करोड़ लोग। बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है इस समय। उस समय ज़मीन बहुत थी, लगभग 12.5 और 13 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी औरंगजेब के समय। खैर, खलीसा लैंड जो है वो औरंगजेब ने जागीरों में कन्वर्ट करना शुरू किया और वो जागीरें उसने अपने मनसबदारों को बांटनी शुरू करी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब के पास मनसबदारों को पैसे, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। अब ये मनसबदारी सिस्टम जो है वो अकबर ने शुरू किया है कि मैं अपने एंड से अपॉइंट करूंगा
अपने मिलिट्री ऑफिशियल्स को, जो कि सिविल काम भी करेंगे और वो अपनी सैलरी निकालेंगे उनको दी गई जो ज़मीन है उससे, और वो परमानेंट पोस्ट नहीं होगी, वो एक सरकारी ओहदा होगा जिससे उसको कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो ये था मनसबदारी सिस्टम, जस्ट बेसिक चीज़ बताई मैंने आपको। इसमें औरंगजेब ने क्या चेंज किया कि उसने छोटे छोटे नए मनसब बना दिए। अब उन मनसबों पे उसको मनसबदार बिठाने हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुश रखना है, ना ही केवल औरंगजेब लेकिन उसके बाद के जो शासक हैं। अब हुआ ये कि वो जो मनसबदार हैं उनको देने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी नहीं दे सकते, तो दैट मीन्स उनको ज़मीनें देनी पड़ेंगी। दैट मीन्स जो सरकारी ज़मीन है, ज़मीनें भी नहीं है, जो ऑलरेडी ज़मींदार हैं, जो ऑलरेडी मनसबदार हैं, उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो अब ज़मीनें कहाँ से लेंगे? खलीसा लैंड से। खलीसा लैंड को काट काट के उसमें से तोड़ तोड़ के जो है वो हिस्से ज़मींदारों को दे दिए गए। और फिर जब औरंगजेब बिजी था, औरंगजेब जब कमज़ोर हो गया और फिर औरंगजेब के बाद के जो शासक आए, तो वो जो ज़मींदार बने थे उन्होंने अपनी पोस्ट को हेरिडिटरी कर दिया और अपने बच्चों को वो पोस्ट देने लगे। इससे हुआ क्या कि वो जो कर प्रोड्यूस कर रहे थे वो अपने पास रखने लगे, वो मुगल बादशाह को नहीं देने लगे। इससे मुगल इकॉनमी और ज़्यादा चरमरा गई। तो जो मैंने आपको बताया था ना, इजारेदारी सिस्टम आया था, यही वो इजारेदारी सिस्टम जो है वो मिल गया जागीरदारी सिस्टम से। और जो इजारेदारी सिस्टम शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए था, वही बाद में अब इजारेदारी सिस्टम जुल्फिकार लेके आया। जुल्फिकार चला गया तो इजारेदारी सिस्टम भी चला गया, लेकिन सैयद ब्रदर्स ने उसको मेंटेन करने की कोशिश करी। लेकिन जो लेटर मुगल्स हैं वो नहीं पूरी तरीके से इजारेदारी सिस्टम को अपने कंट्रोल में रख सके, और जो ज़मींदार हैं या जो मनसबदार हैं, जो हेरिडिटरी, अब जो नई पीढ़ी बनी जो हेरिडिटरी ज़मींदारों और मनसबदारों की, उन्होंने इजारेदारी के हिसाब से वापस पैसे देने बंद कर दिए। और यहाँ पर मुगल जो ट्रेजरी में पैसा है वो धीरे धीरे आना बंद हो गया। अगर मुगल ट्रेजरी में पैसा नहीं आ रहा है, अगर इकॉनमी नहीं बन रही है, तो एम्पायर भी सिकुड़ता जाएगा। राइट, उसी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं। सो नोबिलिटी जो है वो, अब नोबिलिटी हेरिडिटी बन गई। दैट मीन्स अब वो पहले क्या होता था, मनसबदारी जो है वो अकबर भेजता था, या उसके अलावा जहांगीर जो है वो उस मनसबदार को अपॉइंट करता था जिसकी वहां पर ज़रूरत है, जो काबिल है। लेकिन अब हेरिडिटरी हो गई, काबिल हो या ना हो वही बनेगा वहां का जागीरदार या मनसबदार। दैट मीन्स यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा और वो काबिल व्यक्तियों को शक्ति में नहीं आने देंगे। तो यहाँ पर एक भावना आ जाती है, मैंने आपको बताया ना, तुर्कियों में एक भावना है नोबल ब्लड की। राइट, सो जो तुर्की है, अब यहां पर आपको यह भी समझना है कि कौन कौन है शक्तियों में। मैंने पिछले सेशन में बताया था, तुर्की है, भारतीय मुसलमान है, अफगानी है, हिंदू हैं। राइट, और उसके अलावा फारसी भी हैं। तो अफगानी, फारसी, तुर्की और भारतीय, मुसलमान और हिंदू, तो ये सब फैक्शंस हैं कोर्ट फैक्शन अगले टॉपिक में आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पर यही लोग जो हैं वो नोबिलिटी, अब मतलब नोबिलिटी का हिस्सा यही है, और जो नोबिलिटी है वो अब ब्लड पर आधारित है। दैट मीन्स अगर कोई काबिल व्यक्ति है तो उसको प्रमोट नहीं होने देते। उसके अलावा जो ऑफिसेज हैं वो हेरिडिटरी हो गए। इससे क्या हुआ कि लोग जो है वो लेविश लाइफस्टाइल में पड़ गए। बाबर कामयाब क्यों हुआ था, या उसके अलावा जो सुल्तान है वो कामयाब क्यों हुए थे भारतीयों के खिलाफ? क्यों? क्योंकि वो जो सेना लेकर आए थे वो एक अलग तरीके की सेना थी। वो घुड़सवार थे, वो तेजी से ट्रैवल करते थे, वो बहुत ज्यादा कठोर जीवन जीते थे, क्योंकि वो बहुत ठंडे क्षेत्र से आए थे। वहां पर इतना उपजाऊ नहीं होती थी भूमि कि इतना ज्यादा पैसा हो। भारत में आके तो उन्होंने लेविश लाइफस्टाइल देखा। इसीलिए जो 1, 2, 5, 7 जनरेशंस जैसे जैसे बढ़ती गई इन तुर्कियों की या तिमुरदों की, यानी कि जो तिमूर के डिसेंडेंट्स हैं, इनकी जब अगली जनरेशंस आती गई तो वो धीरे धीरे जनरेशन जो है वो भोग विलास के चपेट में आ गई। जो सैनिक पहले, जो मनसबदार पहले घोड़े में जाया करते थे लड़ने, वो अब पालकियों में जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति लड़ने पालकी में जा रहा है, जिसका मतलब जिसको युद्ध करना ही नहीं आता, तो वो कैसे जो है वो युद्ध जीतेगा और कैसे एम्पायर जो है वो एस्टेब्लिश हो पाएगा और बड़ा हो पाएगा। सो दैट मीन्स उनका जो एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल है वो उनके लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स को ड्रेन करता गया। उनके पास पैसा नहीं है, धीरे धीरे उनकी जागीरें कम होती जा रही हैं, है ना। क्योंकि वहां पर भी एक हर एक मनसबदार, अगर केंद्र इजारेदारी कर रहा है तो मनसबदार भी तो इजारेदारी कर रहा है। सो मनसबदार जो वहां के लोकल जागीरों को, लोकल जागीरदारों को जो पैसे जो जमीनें दे रहा है, वो अपनी जमीनों को हेरिडिटरी कर दे रहे हैं और वो लोकल मनसबदारों को पैसे नहीं दे रहे हैं। दैट मीन्स जैसे दैट मीन्स अगर सेंटर के पास पैसे नहीं आ रहे हैं तो प्रोविंसेस के, प्रोविंशियल जो सेंटर हैं, जो मनसबदारों के जो कैपिटल्स हैं, लाइक अवध में जो है वो लखनऊ है, लखनऊ के पास भी पैसे नहीं आ रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत बुरा सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश होता गया, जिससे छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, बहुत छोटे छोटे रियासतों में बट गया भारत इसी वजह से। राइट,
नोबल्स जो हैं वो धीरे धीरे बैंकरप्ट हो गए, जागीरें उनसे छूट गई, फिर उन्होंने अपने अलायंसेस क्रिएट करने लगे और नोबल्स आपस में लड़ने लगे अच्छी जागीरों के लिए जो ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी। 5-7 नोबल्स जो है वो आपस में जुड़ गए, उन्होंने सलाह बनाई कि हम एक जुड़ जाते हैं, ये दूसरा जो है जागीरदार ये अच्छे पैसे कमा रहा है, अगर वो काबिल होगा, अगर वो अपनी जागीर या अपने मनसब को अच्छे से संभाल रहा है तो वो उससे भिड़ जाएंगे और उसका मनसब भी खराब कर देंगे। तो एक ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई। कहते हैं ना कि एक मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो ये पूरा तालाब जो है वो धीरे धीरे गंदा होता गया। उसके बाद नोबिलिटी जो है वो करप्ट हो गई, जो मर्जी अब नोबिलिटी के पास पैसा नहीं है, तो दैट मीन्स अगर अंग्रेजों को कुछ करवाना है, फारूक सियार से फरमान ले लिया, बादशाह से फरमान ले लिया, चाहे उसको कोई भी फेवर किया हो, दैट मीन्स अगर नोबिलिटी से फेवर लेना है तो उसको पैसे दे दो, उसके पास पैसा नहीं है, राइट। सो दैट मीन्स नोबिलिटी जो होगी करप्ट, और जो आम जनता है वो पिसती गई और पिसती गई और पिसती गई। क्यों? क्योंकि जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्होंने नोबिलिटी का फ़ायदा उठाया, नोबिलिटी की इस पोस्ट्रेट कंडीशन का, और उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया इस कंडीशन को। नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि कोर्ट फैक्शंस हैं, जो मुगल कोर्ट है वो छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई थी। कैसे हिस्सों में बटी हुई थी? क्योंकि मुगल्स में मैंने आपको बताया ना तुर्की है, यानी कि टिमुरिन डिसेंडेंट्स के होंगे, उसके अलावा वहाँ पर अफ़गानी है, वहाँ पर फ़ारसी होंगे, उधर भारत के कन्वर्टेड इस्लामिक लोग भी हैं, प्लस हिंदू भी हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि मोहम्मद शाह की रेन में असफ़ज़ा, निज़ामुल मुल्क असफ़ज़ा, ज़करिया खान, कमरुद्दीन, ये कौन थे? ये तुरानी फैक्शन के हिस्से थे। उसके अलावा पर्शियन फैक्शन कौन कौन सा था? अमीर खान, इश्क खान, सादत खान, ये पर्शियन फैक्शन था। हिंदुस्तानी मुस्लिम कौन थे? सैयद ब्रदर जो है वो और हिंदू, सैयद ब्रदर्स और हिंदू मिलकर जो है वो ये भारतीय फैक्शन बनाता है। सो दैट मीन्स ये सारे फैक्शंस हैं। जो तुरानी हैं, जो तुर्की हैं, वो चाहते हैं कि जो मुगल बादशाह बने वो तुर्कियों के इन्फ्लुएंस में रहकर बने, ताकि वो हमारे लिए काम करें। जो शिया मुसलमान हैं वो चाहते हैं कि मुगल बादशाह शियाओं के इन्फ्लुएंस से बने और वो हमारी बात सुने, हमारे लिए काम करे। जो भारतीय मुसलमान हैं वो चाहते हैं और भारतीय हिंदुओं के साथ मिलकर कि ऐसा सुल्तान आए, ऐसा शहंशाह आए जो हमारे लिए काम करे। और जो फारसी हैं वो अपने लिए चाहते हैं। सो दैट मीन्स यहाँ पर कोर्ट बहुत बुरी तरह बिका हुआ है और बटा हुआ है। इस वजह से कोई एक जो है वो टिक नहीं पाया, मुगल बादशाह, कोई एक कामयाब मुगल बादशाह टिक नहीं पाया, इन्हीं कारणों की वजह से, कोर्ट के बटे होने की वजह से। तो कोर्ट पॉलिटिक्स लगातार चलती रही, कोर्ट क्वेरल्स चलती रही, जो काबिल व्यक्ति थे वो छोड़कर चले गए इसी वजह से कि कोर्ट जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ता था। जैसे निज़ामुल मुल्क छोड़ के चला गया कि मुझे नहीं करनी तुम्हारी सेवा, मैं अपना एम्पायर एस्टेब्लिश कर लूँगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आएगा कि जागीरदारी क्राइसिस क्या है। सो जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे जो कोर्ट मेंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे को बहुत जलते थे। अगर ये जलते थे दैट मीन्स अब ये आपस में लड़ेंगे भी। और जैसे मैंने आपको खलीसा लैंड वाला पहला कॉन्सेप्ट बताया कि जो खलीसा लैंड है उसको जागीर में कन्वर्ट किया गया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर को कवर किया जा सके। उसके बाद जो नए अपॉइंटेड मनसबदार हैं वो इस बात से खुश नहीं थे, क्योंकि इस चीज़ से धीरे धीरे रेवेन्यू का फ्लो घटता गया, और अगर पैसा घटता जा रहा है तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे होते जा रहे हैं मनसब, छोटी छोटी होती जा रही है जागीरें। तो जो पहले 6000 का मनसबदार, उसका जाट सवार 6000 हुआ करता था, किसी का जाट सवार 7-7 हज़ार हो रहा है ना। दारा शिकोह का जैसे 60,000 कर दिया गया था जाट और सवार शाहजहां द्वारा, तो इतना बड़ा जाट सवार किसी का हो ही नहीं रहा है। अब किसी का 400 का है, किसी का 500 का है, किसी के पास 700 जाट है, 700 सवार है। ये जाट और सवार क्या है मैं आपको मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में समझाऊंगा। जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। जाट और सवार का मतलब होता है, सवार शब्द इस्तेमाल होता है घुड़सवार के लिए। दैट मीन्स ऐसा मनसबदार अगर 6000 का सवार है उसका, दैट मीन्स उसको 6000 घुड़सवार मेंटेन रखने हैं, राइट। और 6000 जाट का मतलब क्या हुआ कि 6000 सैनिकों के बराबर उसको रेवेन्यू मिलेगा। सो इस तरह जो है वो धीरे धीरे अगर मनसब छोटे होते गए तो मिलिट्री स्ट्रेंथ भी कम होती गई। म्यूचुअल राइवलरी, जेलसीज जो है वो बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि अगर आप निकम्मे हैं और साथ वाला अगर कामयाब है तो आप उनसे जलेंगे ही, ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, तो नेटिव ह्यूमन नेचर है। उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप जो है वो मिसिंग थी पूरी तरीके से। एम्परर जो है वो औरंगजेब के समय में एम्परर दक्षिण में बिजी थे, और उसके बाद मोहम्मद शाह के समय में, मोहम्मद शाह का 30 साल का टेन्योर रहा, लगभग 30 साल का। उस टेन्योर में वो कुछ कर सकता था, मुगल एम्पायर को वापस रीएस्टेब्लिश कर सकता था। क्यों? क्योंकि नादिर शाह के अटैक
करने के बाद, नादिर शाह की लूटपाट मचाने के बाद भी मुगल रेवेन्यू सिस्टम जो है वो, एक लोगों को, इस इतिहासकारों को बहुत अचंभा होता है कि मुगल रेवेन्यू सिस्टम वापस रिवाइव कैसे कर गया। इतना जबरदस्त सिस्टम जो है वो अकबर ने एस्टेब्लिश करके दिया था एडमिनिस्ट्रेशन का, और इतना ज्यादा नाम था पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मुगल बादशाहत का कि ट्रेड जो है वो वापस रिवाइव हो गया। केवल मुगलों के नाम पे नहीं, अन्य जितने भी भारतीय राजा हैं, चाहे राजपूतों की वजह से जो ट्रेड बनता है, या विजयनगर की वजह से जो ट्रेड बनता है, या अंग्रेजों की वजह से जो ट्रेड बन रहा है, इस तरह कहा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप की वजह से जो ट्रेड बनता है नेचुरली बहुत ज्यादा होता है, वो उसने बहुत जल्दी रिवाइव कर दिया मुगलों को। राइट, दैट मीन्स अगर यहां पर कोई काबिल शासक होता तो मुगल्स रिवाइव हो जाते, जो कि नहीं हो सके। सो म्यूचुअल राइवलरी, जागीरदारी क्राइसिस हमने समझा। जागीरदारी क्राइसिस क्या है कि जमीनें छोटी होती गई, मनसब छोटे होते गए, मनसबदारों के जो मुनाफे हैं वो घटते गए, और उनके बीच में म्यूचुअल जेलसीज की वजह से वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे, यूनिटी नहीं बन पाई, तो सेंट्रल अथॉरिटी कमजोर होती गई। आगे देखते हैं इकोनॉमिक कारण क्या है। इकोनॉमिक कारण क्या है, पहला पॉइंट देखिए, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब मुगल एम्पायर फेस्ड फाइनेंशियल बैंकरप्सी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु पर पता चला कि औरंगजेब तो अपने कागजातों में झूठ लिखवा रहा था। औरंगजेब के जो क्लर्क हैं वो झूठ लिख रहे थे कि हमारे पास इतना पैसा उतना पैसा है। जब खजाना खोल के देखा गया तो उसमें तो कुछ भी नहीं। जब बुक्स को पढ़कर देखा गया तो उसमें तो कर्ज है, राजपूतों का भी देना है, अफगानियों का भी देना है, बंगाल का भी देना है, राइट, और वहां पर सरदेशमुखी भी जो है उधार पड़ा है मराठों का। सो यहां पर ऐसी कंडीशन में जो अन्य मुगल बादशाह आए उसके बाद, जो लेटर मुगल आए, वो कामयाबी से नहीं हैंडल कर सके इस सिचुएशन को। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि औरंगजेब ने भी इनहेरिट करी थी शाहजहां के बाद। शाहजहां ने जो है वो खुले हाथ से खर्चा किया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि शाहजहां के समय में बहुत कमाई हो गई थी। अकबर ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एस्टेब्लिश करके दिया उसके वजह से जहांगीर के समय में कमाई हुई, और जो जहांगीर के समय में कमाई हुई वो कमाई लुटा दी शाहजहां ने, और जो कमाई लुटा दी शाहजहां ने उसकी वजह से जो कर्जा आ गया उस कर्जे का असर पड़ गया औरंगजेब के पूरे टेन्योर पे। सो दैट मीन्स अगर शाहजहां नहीं लुटाता, यहां पर हमें क्या समझ आता है, इतिहास हम क्यों पढ़ रहे हैं? इतिहास हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इतिहास में जो कहानियां हैं इनसे हम मैसेज ले सकें और अपने भविष्य को शेप कर सकें। यहां पर मैसेज क्या मिल रहा है हमें मिल रहा है मैसेज की दूरदृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास कामयाबी आ गई है तो आपको उस कामयाबी को अपने सर नहीं चढ़ने देना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए अपनी इकोनॉमी को खासकर, क्योंकि इकोनॉमी ही एम्पायर के बराबर है। ये बात बहुत सही कही है किसी ने कि इकोनॉमी अगर किसी ने बना दी तो उसका एम्पायर एस्टेब्लिश हो गया। अगर एक स्टेबल इकोनॉमी है तो एक स्टेबल एम्पायर भी है वहां। खैर, तो यहां पर हम समझ गए कि जागीरों की औरंगजेब ट्राइड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ जागीर बाय शोइंग एनहांस्ड इनकम फ्रॉम जागीर्स ऑन रिकॉर्ड, है ना। यहां पर यह बात आ गई कि उसने गलत डॉक्यूमेंट क्रिएट किए। जब आमिरों ने ये रिकॉर्ड जो है वो रिकवर करने की कोशिश करी तो वहां पर उनके पास पैसा था नहीं, यानी कि सेंटर के पास तो पैसा था नहीं, तो प्रेशर अल्टीमेटली किस पे आया? जनता पे। क्यों? क्योंकि कर जो है वो कहां से मिल रहा है? अभी तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया है। दैट मीन्स जो मास प्रोड्यूस है वो क्या है? वो खेती से ही होने वाला प्रोड्यूस जो है वो वही मास प्रोड्यूस है, राइट। बाकी सोना चांदी तो क्या है? ये तो करेंसी है जो खेती से प्रोड्यूस हो रहा है, और जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी सामान प्रिपेयर किया जा रहा है, हैंडमेड है या जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं, उनके जरिए पे ही चल रहा है सारा का सारा बिजनेस। और उसी बिजनेस में ही जो है वो बहुत कमा लिया, पहले सुल्तानों ने, फिर मुगलों ने, और फिर उसके बाद जो यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी है। अच्छा, आगे देखिए, wars, the luxurious lifestyle of the emperor and amirs alike, the reduction in Khalisa land, all of which burden the state. युद्ध, औरंगजेब अपने पूरे जीवन काल में युद्ध में एंगेज रहा। जब तक वो उत्तर भारत में रहा उसने पूरा समय लगा दिया कंसोलिडेट करने में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, राइट, और जो सतनामियों का विरोध चला या जो जाटों का विरोध है उसको सप्रेस करने में। जब वो दक्षिण भारत में लगा रहा तो पूरा टाइम मराठों से उलझा रहा। उसके बाद जो मुगल आए वो भी लगातार उनके लिए जो सक्सेशन का वॉर हुआ वो भी लगातार युद्ध ही था। इससे हुआ क्या कि बहुत बड़ी संख्या में खजाना जो है वो खाली हो गया, जितने भी रिसोर्सेज थे वो सारे ड्रेन आउट हो गए, राइट। और दूसरी देखिए, यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मुगल एम्पायर बना हुआ है, चल रहा है, दैट मीन्स सारा पैसा अभी सेंटर में है,
लेकिन ये दो हिस्से हो गए मुगल एम्पायर के, और फिर ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इन्होंने जो जितना भी खर्चा किया वो छोटे छोटे हिस्सों में वो खर्चा बांटा। दैट मीन्स जो इकोनॉमी है वो डिसेंट्रलाइज हो गई। जो पैसा है वो पहले केंद्र में था, अब वो लोगों के पास पहुंच गया पैसा, और जहां जहां पर पैसा पहुंच गया वहां वहां पर एम्पायर बनता गया, इसलिए डिसेंट्रलाइजेशन हो गया और छोटे छोटे जो है वो पॉलिटिकल पॉकेट्स देखने को मिले। इसलिए भारत में नेचुरली इतनी सारे जो है वो साम्राज्य क्रिएट हो जाते हैं। खैर, उसके बाद कोई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ना होने के कारण एडवांसमेंट नहीं आ सकी। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि जो मिडल एजेस रहे हैं उसमें इस्लाम ने डोमिनेट किया है टेक्नोलॉजी वाइज। उनके पास नेवी ही नहीं थी, उन्होंने नेवी में ही नहीं इन्वेस्ट किया, है ना। यूरोप, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह जो भारतीय नेटिव राजा हैं उनके पास नेवी ना होने की वजह से यूरोपियंस ने उनको डोमिनेट किया है। तो उन्होंने नेवल फोर्सेस में ही इन्वेस्ट नहीं किया, तो और किसी भी तरह की बड़े लेवल पर उन्होंने टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी कृषि को डेवलप करने की कोशिश नहीं किया। ठीक है, कृषि को डेवलप करने की कोशिश थोड़ी बहुत मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी दीवाने को ही बनाकर, लेकिन सारा पैसा उसका डूब गया। सो इसी तरीके से धीरे धीरे जो है वो डूबती गई पूरी की पूरी इकॉनमी मुगल बादशाह की। साइंटिफिक टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स, इजारेदारी का जो इंट्रोडक्शन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो हानि हुई। उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद औरंगजेब को जब युद्ध पे जाना होता था तो उसको पैसे चाहिए। उसको वो पैसे इमीडिएटली कहाँ से मिल रहे हैं? जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ के बैंकर्स को बोल देता है कि मैं वहाँ पर लड़ने आ रहा हूँ, पैसे तैयार रखो। औरंगजेब का डंका है, वो बैंकर्स तैयार रखते हैं पैसा, और उन बैंकर्स को पता है कि ये पैसा वापस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि औरंगजेब स्ट्रांग है, इकॉनमी स्ट्रांग है, पैसा दिला देगा वापस से। जितने भी फाइनेंशियर हैं वो पैसा लगाने को तैयार हैं, राइट। सो दैट मीन्स औरंगजेब के मरने के बाद ये सब जो बैंकर्स हैं, फाइनेंशियर और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सब लोग जो हैं वो अब केंद्र में अपने आपको अपने धन को इन्वेस्ट करने से बचने लगे, और उन्होंने रीजनल शक्तियों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पहले ये रीजनल शक्ति में इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये किसी एक रीजनल शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो मुगल उनको आसानी से कुचल देंगे, तो पैसा लगाने का फायदा ही क्या है। लेकिन अब पता है कि सेंटर कमजोर है। समझ रहे हैं आप? मेन मुद्दा समझिए कि सेंटर कमजोर है, इसीलिए प्रोविंसेस जो है वो शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। और जो बैंकर्स पहले सेंटर में पैसा लगाते थे अब वो प्रोविंसेस में पैसा लगा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी जो है वो पहले सेंटर में इकट्ठा थी, अब वो प्रोविंसेस में इकट्ठा हो रही है, राइट। पॉलिटिकल शक्ति भी सेंटर से टूटी और प्रोविंशियल लेवल पर पहुंची, और इकोनॉमी भी सेंटर से टूटी प्रोविंशियल लेवल पर पहुंची। इसीलिए हम देखेंगे लेटर गुप्ता पीरियड में, यहां पर तो अंग्रेजों ने कल्चर डेवलप नहीं होने दिया भारत का, लेकिन हमें लेटर गुप्ता पीरियड में जब गुप्ता का डिसइंटीग्रेशन दिखेगा वहां दिखेगा हमें कि किस तरह फिर कल्चर भी डेवलप हुआ, क्योंकि छोटे छोटे पॉलिटिकल पॉकेट्स बन गए। एंड इवन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर हमें यही सेम पैटर्न देखने को मिलता है। खैर, नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट कि जो मिलिट्री कारण है वो क्या है। तो मिलिट्री शक्तियां धीरे धीरे कम होती गई। पहला पॉइंट देखेंगे, देयर वाज ग्रेजुअल डिटेरियोरेशन इन एंड डिमोरलाइजेशन इन द मुगल आर्मी। अब लगातार अगर युद्ध होता रहेगा, अब ध्यान से देखिए, पहले अगर वही बात है, अगर सेंटर लड़ रहा है ना किसी से, सो दैट मीन सेंटर चाहे तो सेंटर अगर चाहेगा तो जिस भी तरह के सैनिक भेजेगा, अच्छी क्वालिटी के भेजेगा, अपने नेटिव भेजेगा, अपने द्वारा ट्रेंड भेजेगा, या किसी और के सैनिकों को भेजेगा, राइट। लेकिन अगर छोटी छोटी शक्तियां आपस में लड़ रही हैं तो वो क्या कोशिश करेंगी कि अपना सारा बल एक डायरेक्शन में लगा दें। दैट मीन्स जब रीजनल पावर्स ने आपस में लड़ना शुरू किया तो जो अच्छी क्वालिटी के जो सैनिक थे, जो एक्सपीरियंस्ड सैनिक थे, वो धीरे धीरे खत्म हो गए, राइट। 1739 में इसलिए जब नादिर शाह आया तो उसको कोई भी रेजिस्टेंस नहीं मिला, उसने दिल्ली में कत्लेआम किया। उसके अलावा धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल पैसा जो है वो लोगों ने अपने लाइफस्टाइल में, लेविश लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि पहले लोग देखते थे कि मुगल बादशाह के पास जो है वो तख्तो तौस है, इतना कुछ है। लेकिन अब जब रीजनल लोगों के पास पैसा आने लगा तो लोगों ने अपने ऐशो आराम में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम बादशाह की तरह जो है वो फाइन सिल्क पहनेंगे, ठीक है, हम बादशाह की तरह जो है वो ऐसी जूती पहनेंगे जिसमें लाखों के नग लगे हों, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों ने अपनी आर्मी को, अपने जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको प्रबल करने में पैसा ना लगाकर अपने लेविश लाइफस्टाइल में पैसा लगाया। इससे आर्मी जो है वो कमजोर होती गई। और नेक्स्ट चीज आर्टिलरी और आर्म्ड कैवलरी। जैसे मैंने बोला ना कि अंग्रेजों की तोपें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, और अंग्रेजों के पास घोड़े जो हैं वो, और घोड़ों पे बैठने वाले जो कवच बंद जो सैनिक है, जो घुड़सवार सैनिक हैं, उसके बल पर अंग्रेज जीतता था। लेकिन अंग्रेजों का उसके दम पर मुगल जीतते थे। लेकिन मुगलों का पंगा किससे था?
मुगलों का पंगा था मराठों से, और मराठे क्या है, छोटे छोटे पैक्स में लड़ते थे, और मराठों की जो भूमि है, जो ये पठारीय क्षेत्र है दक्कन का, इसमें आपकी बड़ी संख्या का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो दैट मीन्स आर्मी जो है वो धीरे धीरे बड़ी संख्या, बड़ी तोपें होना या बड़ी कैवलरी होना, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, प्लस बड़ी जो आर्मी है उसके साथ बहुत सारे टेंट्स, बहुत सारा बिजनेस चलता है, हर तरीके के लोग चलते हैं, और जो छोटी टुकड़ियां हैं मराठों की वो तुरंत उसको आसानी से लूट सकती हैं, और ऐसा ही हमें देखने को मिला भी। सो मिलिट्री जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। क्यों? इन्हीं सब कारणों की वजह से। इकॉनमी कमज़ोर तो मिलिट्री भी कमज़ोर। पैसे ही नहीं बचेंगे तो आप कहाँ से जो है वो मिलिट्री स्ट्रांग करेंगे। नेक्स्ट चीज़, मिलिट्री कमज़ोर तो इन्वेजन हुआ बाहरी, साउथ ईस्ट जो क्या बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर है वो कमज़ोर। नादिर शाह का इन्वेजन, नादिर शाह ने इन्वेड किया, करनाल में लड़ाई हुई 13 फरवरी 1739, मैंने आपको बताया ही, मुगल बादशाह को हराया। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद शाह को कैप्चर किया, दिल्ली को लूटा, कोहिनूर हीरा लेके गया, लगभग 70 करोड़ की लूट करी। नादिर शाह ने जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है मुगल्स के लिए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, उसको अपने कंट्रोल में लिया, और हमेशा के लिए अब मुगल्स पे खतरा है, यानी कि अब कभी भी अफगानी आके लूट सकते हैं। अब मुगल्स अफगानियों के साथ दुश्मनी क्यों है? क्योंकि अफगानी जो हैं वो हमेशा से ही तुर्कियों के दुश्मन रहे हैं, तो नेचुरल था कि अफगानियों ने जो है वो अटैक करना ही था, किनके ऊपर? तुर्कियों के ऊपर, राइट। सो ये इन्वेजन ऑफ नादिर शाह में हमें क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि 38-39 में अटैक किया, लाहौर को कॉन्कर करता हुआ आया वो, यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर सेंटर किया उसने, और करनाल में युद्ध हुआ मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के साथ, जिसमें मोहम्मद शाह की हार हुई 13 फरवरी 1739 में। कोहिनूर डायमंड ले जाया गया, 70 करोड़ की लूट की गई, दिल्ली को लूटा गया, और उसके बाद जो काबुल है और जो सिंध नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो पूरा वनरेबल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, जो कि औरंगजेब ने लड़ झगड़ कर अपने कंट्रोल में लिया था, वो वापस जो है वो छूट गया मुगलों से। नेक्स्ट इन्वेडर आएंगे, अब अहमद शाह अब्दाली आएंगे, नादिर शाह के डिसेंडेंट। अब नादिर शाह के ब्लड डिसेंडेंट ना होकर ये नादिर शाह के जनरल हैं। अहमद शाह अब्दाली आए, और ये दुर्रानी हैं, अहमद शाह दुर्रानी। इन्होंने भारत में इन्वेड किया 1748 से 67 तक। इनको पता था कि भारत में अब पॉलिटिकल एक्सपेंशन का मतलब नहीं रह गया। अब मैं भारत आऊंगा, जैसे जैसे भारतीय लोग जो हैं वो पैसा इकट्ठा करने में तेज हैं। क्यों? भारत में ट्रेड जो है वो बहुत है, तो मैं जब भी मुझे पैसे की जरूरत होगी मैं आऊंगा, मैं लूटूंगा और मैं वापस चला जाऊंगा। वही इसने पैटर्न बना के रखा 48 से 67 तक। कंटिन्यूसली हरास द मुगल्स हु ट्राइड टू बाय पीस इन 1751-52। कोई पीस ट्रीटी कुछ नहीं हुई। मुगलों ने बोला कि तुम यार पंजाब भी ले लो, हमारी जान छोड़ो। अब्दाली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं आऊंगा और मैं लूटूंगा। अब्दाली ने रिपीटेडली दिल्ली तक और इनफैक्ट कन्नौज, मथुरा तक जो है वो लूटपाट मचाई। यहाँ के मंदिरों को हर तरीके का जो है वो खून खराबा किया इसने, बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंस किया इसने दिल्ली में खासकर। उसके बाद आलमगीर सेकंड को इसने मुगल बादशाह जो है वो माना, और रोहिला चीफ, यहाँ पर आप देख रहे हैं नाजिब उद दौला को अपॉइंट किया। अब यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, जो रोहिले हैं वो है बंगश पठान। पठान यानी कि पाश्तो, यानी कि अफगानी है ये, ठीक है। सो इसका मतलब ये कि उसने एक अफगानी को अपॉइंट कर दिया आलमगीर सेकंड को मॉनिटर करने के लिए। आलमगीर सेकंड क्या है? एक मुगल है। मुगल यानी कि वो तुर्की है, तुर्की भी नहीं, अगर उसको तिमुरी कहा जाए तो वो बेटर रहेगा, लेकिन वो एक ही रीजन है, वो ओवरलैप करता है उज़्बेक और तुर्की का रीजन एक दूसरे को, राइट। वो पुराना तुर्की है, जो नया टर्की है वो ऑटोमन एम्पायर के साइड आगे की तरफ बढ़ गया। खैर, लेकिन यहां पर नाजिब उद दौला को अपॉइंट किया, लेकिन फिर नाजिब उद दौला को मराठा चीफ ने एक्सपेल कर दिया। अब ये नाजिब उद दौला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ जो बक्सर की लड़ाई है, नाजिब उद दौला ने वहां पर एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो दिया था। नाजिब उद दौला भी जुड़ा था, भले ही नादिर शाह के समय नाजिब उद दौला ने मुगलों का साथ जो है वो ना दिया हो, लेकिन बाद में वो जुड़ा रहा, क्योंकि अंग्रेजों से उनको भी खतरा था ही, रोहिलखंड में भी। खैर, 1759 में अहमद शाह अब्दाली फिर से आया रिवेंज लेने मराठों से, और 61 में मराठों के साथ जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई, जिसमें रिजल्ट जो है वो मराठों की जीत है, मराठों की हार और अब्दाली की जीत। सो ये है इन्वेजन ऑफ अहमद शाह अब्दाली। इससे भी हमें पता चलता है कि किस तरह मुगल एम्पायर कमज़ोर है। अब अहमद शाह अब्दाली के इन्वेजन के बाद पूरी तरीके से मुगल बादशाहत ख़त्म हो गई। अब जितनी बची, वैसे तो 39 में ही सारी उसकी
जितना भी वो था अदब था, जितनी भी कमांड थी मुगल बादशाह की, वो सब खत्म हो गई। लेकिन अब्दाली के इन्वेजन के बाद तो पूरी तरीके से खत्म हो गई। 61 के बाद तो कोई नहीं जानता था, क्योंकि 61 तक जो रीजनल शक्तियां हैं वो सारी बढ़ चुकी थी। यहां पर एक नया इसके बाद एक टॉपिक बनता है द राइज ऑफ रीजनल पावर्स। उसमें मैं आपको बताऊंगा, आगे आने वाले कुछ दिनों में वो सेशन आएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बंगाल शक्ति में आया, किस तरह अवध शक्ति में आया, हैदराबाद किस तरह शक्ति में आया, पंजाब किस तरह शक्ति में आया। राइट, दैट मीन्स मुगलों के जो इंपॉर्टेंट ये मनसब थे, जो इंपॉर्टेंट प्रोविंसेस थे, ये सब कैसे टूटकर छोटी छोटी शक्तियों के क्लस्टर में तब्दील हो गए, और फिर अंग्रेजों ने किस तरह इनको एक एक करके अपने कंट्रोल में लिया है, जिसमें से हम समझ चुके हैं अभी तक कि हैदराबाद और कर्नाटक और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध को और दिल्ली को अपने कंट्रोल में कैसे लिया है, ये अभी तक हम समझ चुके हैं। बाकियों को हमें अगले आने वाले सेशन के माध्यम से समझना है। खैर, यहां पर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा यूरोपियों के एडवेंट से जो है वो परेशान थे। नादिर शाह का इन्वेजन, उसके बाद यूरोपियों की समस्या, है ना। नादिर शाह के इन्वेजन के बाद यूरोपी जो है वो खुल के जो है वो लड़ने लगे। अब इससे क्या होगा कि यूरोपीय कंपनी जो है वो भारतीय शासकों को हर स्फीयर में जो है वो पछाड़ती थी। वो उनसे इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, वो उनसे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन में स्ट्रांग थे, उनसे वो डिप्लोमेसी में स्ट्रांग थे, उनसे वो आर्मी में स्ट्रांग थे, हर तरीके से। सो दैट मीन्स उनकी शक्ति का एक्सपेंशन जो है वो इनएविटेबल था, और जो कि हुआ भी। सो टेरिटोरियल गेन्स किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और मुगलों के किसी भी जो रिवाइवल है उसका सारा चांस जो है वो हटा दिया आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जहां पर मुगल, अवध और बंगाल ने मिलकर कोशिश करी कि अंग्रेजों को हटाएं उत्तर भारत से, और वो हार गए, और वो सारा का सारा जो है वो खत्म हो गया उनका पॉलिटिकल एस्पायरेशन मुगल्स का वापस शक्ति में आने में। और धीरे धीरे समय बीतता गया और पूरे के पूरे देश पर जो है वो यूरोपियन ने अपना कब्जा किया। मैंने आपको यूरोपियन एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया टॉपिक में पूरा समझाया है। अंत में देखते हैं कि मुगल्स के डिक्लाइन का इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि इसने खासकर नादिर शाह के आक्रमण के बाद, मैंने आपको बैटल ऑफ प्लासी वाले पूरे टॉपिक में समझाया था कि किस तरह मुगल्स की शक्ति जो है वो सेंटर में कम होती गई। इसलिए अंग्रेजों और जो यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी है, जितने भी यूरोपीय, उनके अंदर जो है वो मनोबल बढ़ा कि अब हम अपना पॉलिटिकल एक्सपेंशन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, भारत में पॉलिटिकल यूनिटी का खत्म होना, सेंट्रल अथॉरिटी चली गई। भारतीय उपमहाद्वीप पर, जो पूरे उपमहाद्वीप पर मुगल्स ने कंट्रोल किया था, वो छूट गया, लगभग पूरे उपमहाद्वीप पर। रीजनल पावर्स बढ़ गई, ये इफेक्ट हुए डिक्लाइन मुगल के। हैदराबाद, बंगाल, अवध, मराठा, पंजाब, राजपूताना, जाट, रोहेल, पठान और अन्य बहुत सारे। और फॉरेन इन्वेजन के खिलाफ कोई मिलकर नहीं खड़ा होने लगा, जैसे कि हमें नादिर शाह के आक्रमण में दिखता है, जैसे कि हमें अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण में दिखता है, जैसे कि हमें यूरोपीय शक्ति जब भारत में एक्सपेंड कर रही है वहां देखने को मिलता है। और इन्हीं सब के बीच पिस कौन रहे हैं? पिस रहे हैं हमारे बेचारे किसान। तो ये था पूरा का पूरा डिक्लाइन ऑफ मुगल, कि किस तरह औरंगजेब की गलत नीतियों की वजह से, खैर औरंगजेब ने जो इकोनॉमिक क्राइसिस है और खासकर जो जागीरदारी क्राइसिस है वो शाहजहां के समय में शुरू हुआ था, और जो वो मैं आपको शाहजहां के समय में बताऊंगा कि ऐसी क्या घटनाएं घटी कि शाहजहां की जो समस्याएं हैं वो औरंगजेब के पास आई, और औरंगजेब की समस्याएं जो वो आगे कैरी हुई। बहरहाल आज हमने ये समझा कि किस तरह औरंगजेब के द्वारा जो नीति फैसले लिए गए, जो औरंगजेब ने फैसले बनाए या जो नीति ली अपनी समाज के प्रति, उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट किस तरह उसके आने वाले सक्सेसर्स की पॉलिटिकल करियर पे पड़ा, और किस तरह उसके आने वाले सक्सेसर जो हैं वो नाकामयाब हुए अपनी गलतियों की वजह से, और जो इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स है उनकी वजह से भी। तो यहां पर कंक्लूड करते हुए मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमने डिक्लाइन ऑफ मुगल पढ़ा। किसी भी शक्ति का डिक्लाइन होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, और मैंने आपको बोला था कि भारत में एक चक्र चलता है, एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी टूटती है छोटे छोटे टुकड़ों में तो उसको रिप्लेस करती है दूसरी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। तो मुगल गए, अंग्रेज आए, सुल्तान गए थे तो मुगल आए थे, राजपूत गए थे तो सुल्तान आए थे। राइट, सो ये हमें पूरा चक्र जो है वो थ्रू आउट भारत के इतिहास में अभी तक देखने को मिला है। अभी हम इतिहास से गुजर रहे हैं,
आगे आने वाले समय में हमें क्लियर हो जाएगा, हमारी आने वाली जनरेशन्स जो हैं वो अब पढ़ पाएंगी कि ये इस जो 21वीं शताब्दी है इसमें क्या घटनाएं घटी, कैसे जो है वो सेंट्रलाइजेशन हुआ आज़ादी के बाद भारत का, और फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें भविष्य में जो हमारी संतानें रहेंगी वो इस चीज़ को स्टडी करेंगी। तो आज हमने पूरा का पूरा मुगल डिसइंटीग्रेशन समझा। मेरी आशा है कि जो पॉइंट्स मैं आपको समझाना चाहता था, जो कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि अब तथ्य जो हैं वो दुनिया भर के सोर्सेज हैं, दुनिया भर की गाइड्स हैं, उनमें से आप तथ्य इकट्ठा कर लेंगे, बहुत छोटे छोटे बारीक बारीक तथ्य। हो सकता है कि मैं एक सेशन में कवर ना कर सकूं, बहुत सारे तथ्य होते हैं किसी एक मैटर को लेकर, लेकिन जो कोर है, जो बेस है कहानी का, मेरी ये कोशिश रहती है कि आपको वो बेस समझ आए। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, मैं अपनी तरफ से एम्पल फैक्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं, फिर उसके बाद आप जब फैक्ट्स पढ़ेंगे अगर अपने सोर्सेज से भी, तो वो रिटेन करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। मेरे लेक्चर सुनते जाइए, कहानी तैयार करते जाइए और फैक्ट्स पढ़ते जाइए और रिवाइज करते जाइए। देखिए, रिविजन का गेम है सारा। कोई भी खबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में परमानेंटली स्टोर नहीं होती है। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए, लिख लीजिए कि रिवीजन इज द की। रिवीजन से ही आपका पेपर क्लियर होने वाला है, और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी से भी। स्ट्रेटजी के लिए मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर स्टडी IQ के लर्निंग प्लेटफॉर्म आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आ चुका है हमारी एप्लीकेशन पर। स्टडी IQ ने 1300 से प्लस लेक्चर्स डाल दिए हैं उस पर, प्लस डेली जो है वो करंट अफेयर्स, डेली डाउट सॉल्विंग, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जो है वो वहाँ पर चल रही है। जाइए, रजिस्टर कीजिए और अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए। आज के सेशन में केवल इतना ही। मैं विशाल चौहान, अगले सेशन में मिलेंगे आपसे, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। टेक केयर।